जिसे देखो वो काम में व्यस्त था। आखिर हो भी क्यों ना, मनीषा को देखने लड़के वाले आने वाले थे। चारों तरफ चहल पहल हो रही थी। जब कोई लड़का उनकी लड़की को देखने आता है, क्या पता इस संसार की रीत ही अजीब है। लड़की हमारी हमने 21 साल पाला पोसा, और आगे का सफर उसे दूसरे के घर में तय करना पड़ेगा। और ठीक है, अगर वहाँ सम्मान मिले तो सही भी हो, पर सम्मान कैसा जिसे अपने घर लाने के लिए उसे किसी वस्तु की तरह देखा परखा जाए, मोल भाव किया जाए, और उसको अपने घर की लक्ष्मी बनाने के एवज में उसके घर के सदस्यों की सुख शांति छीन ली जाए। भला वहाँ कभी सम्मान प्राप्त हो सकता है? लड़के वाला तो दाता है, जो अपनी सारी पूंजी दूसरे को मुस्कुराते हुए थमा देता है और उन्हें अपने सर माथे पर बैठा लेता है। जबकि मेरे ख्याल से जिसे ये दान मिलता है, उस याचक को इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। पर दुनिया के दस्तूर कुछ अलग ही है। मनीषा अपने घर में 4 बहनों और 3 भाइयों के बीच पली बड़ी, संस्कारी गृहकार्यों से परिपूर्ण, हंसमुख स्वभाव, गोरा रंग, प्यारी लड़की थी। उसके अपनी जिंदगी से कुछ ज्यादा चाह ना थी। बस अपने घर में सबसे प्रेम से रहना, सबको लेकर चलना और अपने जीवन साथी के साथ अपने सुखद भविष्य के अलावा और कुछ भी ज्यादा चाह नहीं रखती थी मनीषा। पर आज उसके मन की डोर भी उसके हाथों में नहीं थी, और हो भी कैसे, आखिर आज वो उसे मिलने वाली थी जिसके साथ उसने अपने सुखद भविष्य की कल्पना कर रखी थी। मनीषा अपनी बहनों, भाई और पिताजी के साथ शहर से दूर गगन विहार नामक एक बगीचे की ओर निकल गई। वहां पहुंच के मनीषा के घर के लोग लड़के वाले का इंतजार करने लगे, और मनीषा अपनी बहनों के साथ आने वाले जीवन के सुखद पलों की मिठास को अनुभव करती हुई बहनों की बातों के प्रति उत्तर में मुस्कुराहट बिखेरने में लगी थी। मनीषा के चेहरे पर अलग ही नूर बरस रहा था, पर उसे इंतजार था तो उसका जो उसे देखने आ रहा था। और कुछ ही पल में वो लोग भी उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। सभी के बीच औपचारिक बातों का सिलसिला चल रहा है, पर मनीषा की नजर नीचे शर्म से झुकी हुई है। बस कभी कभी चोर नजर से वो उस लड़की की तरफ देख लेती है। अभी परिचय करवाया गया था तो शायद मिहिर नाम ही बतलाया गया था। हाँ, मिहिर ही नाम था, मनीषा के भावी जीवन साथी का। औपचारिकता पूर्ण होने के बाद मनीषा को मिहिर के पास बातें करने के लिए अकेले छोड़ दिया गया, ताकि दोनों आपस में बातें कर निर्णय ले सके कि दोनों को जीवन भर साथ रहना है या नहीं। मिहिर, जो कि हंसमुख गेहुआ रंग, जीवन को ज्यादा गंभीरता से न लेने वाला, मनीषा को समझ आ रहा था, क्योंकि उसकी हर बात मुस्कुराहट से शुरू होती और किसी न किसी मजाक के साथ खत्म हो रही थी। बातों के बीच मिहिर ने मनीषा से कहा कि मेरी बहुत सी लड़कियों से पहचान है, तुम्हें इस बात से कोई परेशानी तो नहीं? तब मनीषा ने उसकी इस बात को भी मजाक समझ के उसके प्रति उत्तर में यही कहा कि कोई बात नहीं, मैं रानी, बाकी को पटरानी बना लीजिएगा। और हंसते हुए उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। और लेती भी कैसे, आखिर मिहिर का व्यवहार ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उसे गलत समझा जाए। मिहिर को मनीषा अच्छी लगी और मनीषा को भी मिहिर अच्छा लगा, और दोनों परिवार वालों को उनके रिश्ते आगे बढ़ाने की सहमति प्रदान कर दी थी। मनीषा खुश थी क्योंकि मिहिर भी खुश था। कुछ सवाल मनीषा से उसकी होने वाली सास के द्वारा पूछे गए, जो कि घर गृहस्थी से संबंधित थे, और कुछ लिखाई पढ़ाई के बारे में। कुछ अजीब तो लगा, क्योंकि जो उसे पढ़ने को कहा गया, शायद उसके अनुसार वो खुद भी उसे पढ़ने में असमर्थ होते। पर शायद लड़की से रिश्ता तय करने की हमारे समाज में कुछ ऐसी ही रीत होगी। यह सोचकर मनीषा वही किए जा रही थी जो उसे करने को कहा जा रहा था। और फिर एक लड़की को यही तो सिखाया जाता है कि जब शादी की चर्चाएं होती है तो लड़के वालों के अपने कुछ मापदंड होते हैं, लड़की को आंकने के कि वो उनके घर की डोर संभाल पाएगी या नहीं। बहरहाल मनीषा सभी मापदंडों में खरी उतरी और उसका रिश्ता मिहिर के साथ तय हो गया। कुछ घर के बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में सगाई उसी शहर के एक होटल में पूरी की गई।
मनीषा और मिहिर की सगाई हो गई। अब तो मनीषा को ससुराल की तैयारी में दिन निकलने लगे और मिहिर की मनीषा के इंतजार में बहुत बातें होती। दोनों की घंटों एक दूसरे से बातें करना और आनंदित होना कितना सुखद क्षण होते हैं। उस समय के आने वाले जीवन की कल्पनाओं से भरे, अंग अंग में रोम में एक आनंद भर देने वाले। उसी तरह मनीषा और मिहिर भी महसूस कर रहे थे और घर वाले शादी की तैयारियों में लगे थे। आखिर मिहिर अपने घर का बड़ा बेटा था। उसे छोटे उसके दो भाई और एक बहन थी, तो शादी धूमधाम से होने की तैयारी चल रही थी। मनीषा अपने आप को संवारने में पूरे मन से लगी है और वही मिहिर जो कि शादी की तैयारियों में व्यस्त तो है, पर अपनी जिंदगी को हमेशा स्वतंत्रता से जीने वाला अब शायद जिस पर अंकुश लग जाए ये सोचकर जरा परेशान है। पर मिहिर उसका चित एक भोरे के समान एक ही कली पर कहाँ टिकता है। उसके जिंदगी में तो न जाने ऐसी कितनी ही कलियां आई होगी। तो अपने स्वभाव के अनुसार मनीषा से मिलने से पहले के अपने प्रेम संबंध को संभालने में लगा था, जिसे उसने इतने दिन धोखे में रखा था। शादी का वादा करके आज मिहिर की शादी की खबर पूरे गांव में फैली थी और मानसी जो कि मिहिर से बहुत प्यार करती थी और शादी के वादे में उसकी राह देख रही थी, उसके सब्र का बांध टूट गया और वो मिहिर से मिलना चाहती थी। शादी के कुछ दिन पहले एक शाम किसी तरह मिहिर अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में मानसी से मिलने जाता है, जहां मानसी बदहवास है और लगातार रोए जा रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिहिर का प्रेम झूठा हो सकता है। वही मिहिर उसे यकीन दिलाने में लगा था कि नहीं, वह बेवफा नहीं है। उसे परिवार के दबाव में मजबूरी में शादी करनी पड़ रही है। वह मनीषा को पसंद नहीं करता। आखिर लड़कियां भी बहुत बेवकूफ होती हैं, जिन्हें जरा सा यकीन दिलाकर बेवकूफ बना लिया जाता है। इसीलिए तो लोग उनकी अकल की जगह घुटनों में बताते हैं। सो इस बार भी मिहिर ने मानसी को अपनी बात का भरोसा दिला दिया और मानसी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने 3 साल के प्यार को कुर्बान करने को राजी हो जाती है। वैसे तो मिहिर की फितरत पूरे गांव में मशहूर थी कि उसका मन किसी एक पर भी कभी नहीं ठहरता, पर मानसी के साथ के रिश्ते को जरूर सब उसके जीवन की सच्चाई समझने लगे थे और शायद मिहिर इस प्रेम में बंधकर इसे शादी के रिश्ते में बांधने को तैयार था। पर हमारा समाज गैर जाति विवाह को स्वीकृति कहाँ देता है, तो मिहिर के परिवार वालों ने मिहिर का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसकी शादी मनीषा से निश्चित कर दी। वैसे भी मिहिर किसी एक का कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा उसका स्वभाव कहाँ कि वो किसी के सच्चे प्रेम को समझ सके, और मानसी उसके जीवन में आने वाली पहली लड़की तो नहीं थी। तो मिहिर अपने आने वाले जीवन की तरफ बढ़ शादी की तैयारियों में खुशी खुशी लग गया। अब तो मिहिर को एक नया दिल बहलाने का सामान नजर आ रहा था और वो उसे पाने के लिए बेचैन रहने लगा। बार बार मनीषा से बात करने की कोशिश रहती, पर जब तक लड़की किसी विवाह बंधन में ना बन जाए, लड़की के पिता को कहीं ना कहीं उसकी चिंता जरूर सताती है। शायद यही कारण होगा कि मनीषा के पिता भी मनीषा की बातचीत मिहिर से ज्यादा नहीं होने देते थे। जब भी मिहिर का फोन आता था तो वो किसी भी बहाने से मनीषा के पास मौजूद रहा करते। इन सब बातों से मिहिर को बहुत गुस्सा आता कि आखिर कैसी बंदिश, क्यों, आखिर वह तो उसका जीवन साथी है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ तो सिवाय इंतजार के और कोई उपाय नहीं था उसके पास। शादी उसकी उसी गांव की एक मैरिज होम से रखी गई थी। जब सब तरफ खुशियों का माहौल था, सब बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर में ये पहली शादी थी जिसमें सब अपने अरमान पूरा करना चाहते थे। घर के सभी सदस्य, मौसी मामी, चाची मामी, बहन भाई, सभी की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। शादी में किसी न किसी प्रकार की एक नई तरंगे भर रहा था। सब मनीषा को कह रहे थे कि आखिर तुम बारात लेकर आ गई हो। मिहिर के बदले मनीषा की बारात, आहा हा, कितना अद्भुत पल। टीका, बारात, जयमाला और शादी, सभी रस्मों को बखूबी पूर्ण किया गया
और घर आई उनके परिवार की बड़ी बहू, जिसे पूरे सम्मान के साथ सभी रीति रिवाजों के साथ घर के लोगों ने अपनाया। नई नई बहू और संस्कार वाली सबका मन जीत रही थी। और मिहिर का तो अभी मन बहुत खुश था, उसे नया खिलौना जो मिला था। पर इन सब बातों से अनभिज्ञ मनीषा अपने मन में अपने भावी जीवन साथी की राम जैसी छवि को समाये अपने ससुराल की कल्पना करे, खुशी से उस घर में रचने बसने को तैयार थी। मनीषा छुई मुई सी शर्माई सभी रिश्तेदारों के बीच गृह प्रवेश के साथ अपने ससुराल में कदम रख रही है। मनीषा की सांस फूली नहीं समा रही। आज उसकी बड़ी बहू उसके घर आई है, जिसको उन्होंने खुद ही पसंद किया है। नई नवेली बहू की बलैया ले रही सास उसे देख के खुश है। अपने बेटे के लिए उसने चांद जैसी दुल्हन आखिर ढूंढ ही ली है। मनीषा की ननंद नेहा आज अपने घर में अपनी भाभी का वेलकम कर खुश है। वो अपनी भाभी को प्यार से कहती है, भाभी मैं हमेशा आपकी सहेली की तरह रहूंगी, आप मुझे अपनी छोटी बहन ही समझे, यहाँ आपको डरने की जरूरत नहीं। मनीषा उसकी बातें सुन कहती है, बस यूं ही प्यार बनाए रखना दीदी, हमें और क्या चाहिए। मिहिर की बुआ जो उस घर की जान है, मनीषा की खूबसूरती के गुणगान करते नहीं थक रही। लाखों में एक लाई हूँ मेरे मिहिर के लिए। बदले में मनीषा थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। और मनीषा का देवर जो कि अपनी भाभी के आने से बहुत खुश है, कहता है, भाभी आप हमारी माँ जैसी है और मुझे अपने बेटा या अपना छोटा भाई समझे। जब भी कोई भी परेशानी आए हमें याद करें, हम यहाँ आपको मायके की याद नहीं आने देंगे। मनीषा अपने आप को धन्य समझ रही है कि उसे इतने अच्छे लोग मिले और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। सभी के बीच बहू की मुंह दिखाई की रस्म होती है। फिर कंगना खोलने की रस्म जब आती है तो सब मिहिर की तरफ से खड़े हो जाते हैं। पर बाजी मनीषा मार ले जाती है और बुआ कहती है, क्या मिहिर तू अभी से हार गया? और पूरे जोश के साथ मिहिर को जिताने की कोशिश में लग जाती है। आखिर मनीषा मिहिर की बाहों में है और मिहिर फिर एक बार अपनी जीत पर खुश है कि बिना किसी परेशानी के आज फिर उसने किसी लड़की को हासिल कर लिया। पर मनीषा जो कि अपने पति को सर्वोच्च स्थान दे चुकी है, उसे क्या पता कि ये सब भी फ्रेब हो सकता है। भला जब उसने इस तरह के दिखावे की दुनिया देखी ही नहीं तो भला वो किसी को कैसे गलत समझ सकती है। उसकी नज़र में तो सब देवता समान लोग उसे मिले, उसे भाग्यशाली भला कोई हो सकता है। और अब मनीषा सभी की सेवा दिलो जान से करने को तैयार है। सुबह की चिड़ियों की आवाज के साथ मनीषा की सुबह होती है। सास के पैर छू आशीर्वाद ले ना धोकर पूजा करती मनीषा ने आवाज भोले बाबा की आरती के साथ कितनी मधुर सारे घर के लोगों को एक आनंदमयी वातावरण में ले जा रही है। किचन में जाकर सबके लिए सुबह 7 बजे गर्मा गर्म नाश्ता टेबल पर लगाती मनीषा एक मुस्कुराहट के साथ खड़ी है। उसके देवर ऋषभ और अंकुर ने भाभी के इस काम की दिल खोल से सराहना की। वही कुछ बाकी के बचे रिश्तेदार में बुआ जी ने कहा कि बेटा अभी से क्या जरूरत है, अभी तो आराम करो। फिर मौसी ने कहा, अरे अपना घर है अभी से करे या बाद में, घर तो अपना ही है, अच्छा है अभी से करने लगी। और कोई विशेष सराहना ना कर आगे बढ़ गई। सब चुप थे क्योंकि मौसी की आदत सब जानती है। मौसी जिसे चाहे उच्च पद दे सकती है और जिसे चाहे नीचा दिखा सकने की हुनर रखती थी, और जिनकी बात काटने का साहस बुआ में भी नहीं था। तो बस बुआ माहौल को संभालने के लिए खिलखिला के मुस्कुराहट घोल रही थी। अभी 2 दिन ही तो हुए थे कि पूरा परिवार घूमने चला जाता है, जिनके साथ मिहिर भी चला जाता है। ऐसा कुछ जरूरी काम तो नहीं था, पर पता नहीं मिहिर के परिवार वालों के मन में क्या चल रहा था। इन सबसे अनजान मनीषा अपनी गृहस्थी के काम में व्यस्त थी, पर मायके से आई हुई सोने घर में उसका मन भी नहीं लग रहा था और ना ही खाने का मन कर रहा था। आखिर उसे भरे पूरे घर में रहने की आदत थी। इस तरह सबका चले जाना कहीं ना कहीं उसके मन को अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत रात होने पर भी जब कोई नहीं आती है
तो वह बिना खाए सो जाने का निर्णय लेती है, क्योंकि अकेले उससे खाना नहीं खाया जा रहा था। और उदासी के साथ वह अपने कमरे में बैठी अपने मायके को याद कर रही थी। तभी मनीषा का देवर ऋषभ कमरे में आता है और उसके हाथों में खाने की थाली। वह मनीषा को अपने साथ खाना खाने के लिए कहता है। वह उदास मन से खाने के लिए मना करती है। अरे, हमारे होते हुए आप भूखी कैसे रह सकती हैं? अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका देवर कैसे खाना खा सकता है? और मुस्कुराकर मनीषा को खाना खाने के लिए कहता है। मनीषा अपनी मुस्कुराहट के साथ खाना खा लेती है। दोनों देवर भाभी में बहुत ही प्यार है। मनीषा बहुत खुश है। उसे अपनी बहनों के बदले 2 देवर और 1 ननंद मिली है, जो उसका ख्याल रखते हैं, छोटी से छोटी बातें उससे शेयर करते हैं और वह उसे अपने दोस्त की भांति हमेशा हंसाता रहती है। इसी तरह पहली बार आई ससुराल की यात्रा मनीषा की बहुत अच्छी रहती है। सभी उसकी खुशियों का ध्यान रख रहे हैं, खासकर मिहिर, जो उसके आगे पीछे ही घूमता है। उसे चोरी से टॉफी देना, उनके खुद के बगीचे में घूमने ले जाना, सब उसके लिए बहुत ही सुखद है। पर कहा गया है, जहाँ हद से अधिक मिठास हो वहाँ कुछ न कुछ कीड़ा तो लगा होता है। पर अभी तो सब बेहद अच्छा है और मनीषा ये सब देखकर पहली बार के सुख भोग कर अपने मायके आई है। मायके वालों से ससुराल की तारीफ करते नहीं थक रही। मनीषा खुशियों से भरा जीवन उसके मायके वालों की भी तसल्ली दे रहा है कि सब अच्छा ही होगा, तब तो उनकी बिटिया इतनी खुश है। इसी तरह रोज मनीषा की शुरुआत सुबह 5 बजे से होती, जहाँ मैं सबसे पहले अपने घर पर उठकर नहा धोकर भगवान भोलेनाथ की पूजा क्या करती थी और फिर सभी लोगों को गरम गरम नाश्ता बनाकर खिलाती। फिर सारे घर के लोगों के कपड़े धोना, दोपहर का खाना, सबको टाइम से गरम गरम फुलके थाली में परोसना, जबकि सबका टाइम अलग था। जैसे पति देव जी का 12 बजे, ससुर जी का 1 बजे और देवर जी का 2 बजे। फिर सब महिलाओं को खाना खिलाना, दोपहर भर कपड़ों में फ्रेश करना और फिर शाम को चाय नाश्ता और रात का खाना और लगभग 12 बजे के आसपास रोज का सोना। यही दिनचर्या कुछ मनीषा की थी ससुराल में, जिसे वो बिना किसी शिकायत के बखूबी निभाया करती थी। उसके चेहरे पर कोई भी सिकन कभी नहीं होती, बल्कि हमेशा एक खिलखिलाती मुस्कान सजी रहती थी उसके मुखड़े पर। उसके ससुराल में है ही उसके घर के पीछे एक और परिवार रहा करता था, जिसमें भूमि नाम की लड़की, जो कि आज ही हॉस्टल से आई थी, मनीषा से मिलने के लिए बेताब थी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर मिहिर को कैसी पत्नी मिली, क्योंकि मिहिर वह उसके घर वालों को वह बखूबी जानती थी और नेहा की तो वह बहुत अच्छी दोस्त थी और मनीषा के मायके की कोई एक लड़की उसकी दोस्त थी, जिसने मनीषा के बारे में भूमि को बतलाया था। तो उससे मिलने की इच्छा भूमि को बेकरार किए हुए थी। भूमि ने जब मनीषा को देखा तो उसकी खूबसूरती और मुस्कुराहट दोनों ने उसे आकर्षित किया और कुछ ही दिनों में वह मनीषा की बहुत अच्छी दोस्त बन गई। अब तो मनीषा दिन भर काम करती, शाम का समय जैसे उसने नेहा और भूमि को सौंप दिया हो। तीनों मिलकर घंटों गानों की धुन पर थिरकते रहते। तीनों की जोड़ी बहुत खूब थी, जिसमें वो बचपन की तरह मस्तियाँ करते। मनीषा की सास भी उनका साथ दिया करती और जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के सब मिलकर लूडो खेला करते और ये खेल किसी वर्ल्ड कप से कम ना हुआ करते थे। इतना अच्छा समय बीत रहा था मनीषा का, पर भाग्य के लिखे को कौन जान सका है। किस्मत में जो लिखा है उसे भगवान राम के द्वारा भी नहीं काटा जा सका, तो फिर हम तो मानव ही है। यूं ही कुछ समय के बाद धीरे धीरे इन सब पलों में भी कुछ कुछ चालाकियां सी नजर आने लगी, जिसे मनीषा जानकर भी अनजान बन जाती। शायद वह अपने घर के लोगों पर अंधा विश्वास किया करती थी। यही कारण ही हो सकता है कि जो काम वो दिन भर क्या करती है, उसमें किसी के सहयोग ना मिलने पर भी उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। रात 12 बजे पर सोना और सुबह 5 बजे जाग जाने के बाद भी उसे दिन में सोने की मनाही थी। उसे यह कहकर सोने भी नहीं दिया जाता था कि वह घर की बहू अगर दिन में सोती है तो घर की लक्ष्मी भी सो जाया करती है। और मनीषा इसमें भी खुश होती, क्योंकि आखिर उसे घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया था।
कभी कभी नेहा और भूमि के बीच भी मनीषा को लेकर खींचतान नजर आती। तो वह भूमि जो नेहा के घर पर पूरा दिन बिताया लिया करती थी, उसका उस घर में ज्यादा आना, मनीषा का उसके प्रति लगाव नेहा या शायद मनीषा की सास को खलने लगा। और शायद इसका कारण कुछ परिवार की बातों का मनीषा और भूमि के बीच साझा होना था। पर मनीषा और भूमि इन सब को नजरअंदाज कर देते और अपनी ही धुन में मस्त थे। धीरे धीरे मनीषा पर और पाबंदियों ने दबाव बनाया, जैसे उसका टीवी देखना जिस पर नेहा और सास का अधिकार हो गया। अब मनीषा वही देख सकती थी जो वो लोग दिखाना चाहे। इसी तरह मनीषा का नाचना व गाने सुनना दोनों पर रोक लगा दी गई। उसका ज्यादा बोलना दूसरे परिवार वालों से भी नहीं होता, क्योंकि उसके घर वालों को किसी से घर की बातें करना पसंद नहीं था। और तो मनीषा का मायके से होने वाली बातों पर भी पाबंदियां थी। अगर फोन पर बात होती तो सास के सामने ही करनी पड़ती। अचानक क्यों हो रहा था ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद बेटे की शादी के बाद कुछ दूरियां हो ही जाती होंगी। वह बेटा जो कि शादी से पहले अपनी मर्जी का होता है, पता नहीं वो शादी के बाद श्रवण कुमार कैसे बन जाता है। यही कुछ मिहिर को देखकर अचंभित कर देने वाला था। अब तो मिहिर जो कि माँ से ज्यादा बोला ना करता था, माँ के बिन एक मिनट भी नहीं बिताया करता था। यहाँ तक कि बेटे को नहाने के लिए पानी और कपड़े देने भी मिहिर की माँ ही जाया करती। शायद यही वो पल होते थे जहाँ पर मिहिर अपनी माँ से मनीषा के साथ हुई सारी बातें साझा किया करता था। हमारे समाज की ये एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आखिर बहू के आने के बाद ऐसा क्या बदल जाता है कि माँ हर वक्त बस यही जानना चाहती है कि बहू ने बेटे से किस तरह की बातें की होगी। आखिर वो खुद ही क्यों इस तरह का व्यवहार करती है कि बहू को कुछ गलत अपने पति से कहना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा सास ही गलत हो, कई बार इसी का उल्टा भी देखने को मिलता है, जहां बहू हर वक्त बस सास के विचार अपने पति से जानना चाहती है। पर क्यों? आखिर दोनों में सामंजस्य क्यों नहीं होता? क्यों बहू बहू ही रह जाती, बेटी का स्थान उसे नहीं मिल पाता? कुछ अपवाद भी हुए करते हैं जहां माँ बेटी के समान ही सास बहू भी रहा करते हैं। असल में इंसान का स्वभाव कुछ यूं ही होता है, वह जिससे जुड़ा हुआ हो उस पर अपना अधिकार समझता है, और यही असली जड़ होती है मनमुटाव की। अगर बड़ों की कुछ समझाइश को छोटों के द्वारा मान लिया जाए और छोटों की कुछ नादानियों को बड़ों द्वारा यूं ही नजरअंदाज कर दिया जाए तो शायद कुछ फासले कम हो जाए। खैर, जो होना है उसे नहीं रोका जा सकता। पर इन सब खींचतान के बीच कुछ सुखद पल भी मनीषा के जीवन में आए। आज वो माँ बनने की खुशखबरी के साथ सबके दुलार बटोरने में लगी थी। छोटी छोटी बातों के साथ अपने अंदर पल रहे अंश की धड़कने को महसूस कर वो बहुत खुश थी। उसे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये सब तो जीवन के उतार चढ़ाव थे जिसे वो खुशी से निकालना चाहती। पर उसकी समस्या यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। जब कोई महिला किसी जीव को जीवन देती है तो उसके शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं। ये कुदरत के ही नियम है, इसमें किसी भी महिला का कोई हाथ नहीं होता। पर मनीषा के बढ़ते वजन से उसकी सास जरा खुश न थी, पर अपने आने वाले वंश का तंदुरुस्त होना उनकी ही शान में चार चांद लगाने वाले थे, तो वो इसे नजरअंदाज करती जा रही थी। अब मिहिर जिसका मन बोरे के समान है, भला उसका चंचल चित्त घर पर कैसे लगता। तो मनीषा और मिहिर के बीच कुछ दूरियां आने लगी, जिसे मनीषा की सास भी महसूस कर रही थी। पर एक माँ अपने बेटे को भला कैसे बुरा मान सकती है, तो अपने बेटे के भटकाव का कारण वो मनीषा को ही समझ रही थी। खैर, वह समय भी आता है जब मनीषा एक बेटे को जन्म देती है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। आज सब खुश है कि आखिर मनीषा ने उनके घर को नया वंश प्रदान किया। बेटे के जन्म के बाद मनीषा के जीवन में बहुत से बदलाव आने लगे, जो कि उसकी समझ से परे थे। अब तो मनीषा की खुशी और दोगुनी हो गई थी, और काम भी कुछ ज्यादा हो गया। बच्चे की जवाबदारी के साथ साथ घर का काम। लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी कि मनीषा की सास उसके पोते का पूरा ख्याल रखा करती थी। उसकी मालिश से लेकर उसे सुलाने तक का पूरा काम वो खुद देखा करती थी।
लेकिन एक तरफ जहां उनका अपने पोते से प्रेम बढ़ रहा था, दूसरी तरफ ना जाने क्यों मनीषा के प्रति उनका प्रेम कम हो रहा था। शायद इसका कारण मनीषा की जवाबदारियों में कोशिश के बाद भी कमी रह जाना हो सकता है। पर मिहिर की दूरियों ने मनीषा की परेशानियां और बढ़ा दी। अब दोनों में इतनी दूरियां हो गई कि दोनों की बातें भी ना हो पाती एक दूसरे से, क्योंकि मनीषा अपने काम के से कभी फ्री नहीं हो पाती और मिहिर जैसे चंचल मन वाले को एक जगह स्थिर रख पाना इतना भी आसान ना था जितना कि मिहिर की माँ ने सोचा था। उन्होंने सोचा था कि लड़के की शादी कर दी जाए तो शायद लड़के को बहू सुधार लेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और शायद यही कारण होगा कि मिहिर अब घर के बदले बाहर फिर भटकने लगा। फिर वही दूसरी लड़कियों से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। मनीषा को थोड़ा बहुत आभास तो था, लेकिन अपने पति के बारे में भला वो किसी से क्या कह सकती थी। लेकिन हींग की खुशबू को कितना भी दबाया जाए वो महक ही उठती है। इसी तरह गलत राह पर कोई कितना भी चालाकियों से चले, उसकी बातें समाज में जंगल की आग की तरह फैलने लगती है। और अपने ही घर में आने वाले काम वालों से मनीषा को मिहिर के चारित्र्य संदेश मिलने लगे। और एक बार रात में मिहिर के मोबाइल पर मैसेज आया। वैसे मनीषा सब बातों को जान के भी अपने पति पर भरोसा करती थी और उसने कभी उनकी जासूसी नहीं करनी चाहिए। पर पता नहीं क्यों उस दिन वो मैसेज मनीषा ने पढ़ लिया और मैसेज पढ़कर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। मैसेज था कि आज रात आप ना आए, मैं घर पर अकेले नहीं हूँ। अब मनीषा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। उसने हिम्मत करके अपने पति से मैसेज की बात की और मिहिर जिनकी इस तरह की हालातों से निपटने के लिए निपुणता प्राप्त थी, तो उसने मनीषा को उस बात को ऐसे घुमाकर पेश किया कि मनीषा चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। लेकिन ये बात उसके दिल से लग गई थी। एक बार उसने अपनी सास से भी चर्चा की, पर सास ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। उनका मानना था कि लड़के इस तरह के ही होते हैं। वैसे उनकी इस बात को समर्थन में भी मैं भी करती हूँ। लड़कों की जात का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए उनकी फितरत कुत्ते से की गई है। जहाँ भी रोटी 2 दिन मिले वो उसी तरफ पहले बढ़ने लगती है। पर बार बार मनीषा की बात सुनने पर सास का उल्टा ही रूप मनीषा को देखने को मिला। उसकी सास का कहना कि अगर मेरा बेटा तुम्हें छोड़ किसी और के पास जाता है तो इसमें कमी उसकी नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारी होगी, जो तुम अपने पति को बांधने में असमर्थ हो गई। और मनीषा वाकई सोच में पड़ गई कि शायद कहीं कोई चूक उससे तो नहीं हो रही। अब मनीषा मिहिर की शिकायत भी किसी से नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी हर गलती का दोष उसे ही दिया जाता। अपने घर के कामकाज और पति की हरकतों में मनीषा अंदर ही अंदर परेशान रहने लगी। अब शायद कहीं ना कहीं मनीषा भी अपनी सास के साथ उसी तरह बातें करने लगी जिस तरह की वो उससे क्या करती थी। अब दोनों के बीच बातें कम, तानों का सिलसिला ज्यादा चला करता था। इसी तरह कुछ साल निकले और मनीषा फिर से माँ बनने वाली थी। पर पहली बार की तरह इस बार उसके साथ किसी का लाड न था, बल्कि इस बार उसके खाने पीने तक पर नजर रखी गई जाती थी। घर में रोटियां भी अब उसे गिन कर दी जाने लगी और रोकने का अंदाज भी कुछ ऐसा था, अरे तुम्हारा वजन और बढ़ रहा है, कुछ दिनों में तुम मिहिर की माँ जैसे लगने लगोगी। मतलब आधा खाना तो किसी का उसी ताने के साथ ही छूट जाता। और जब गर्भवती स्त्री को मनचाहा खाने को दिया जाता है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, वह मन मार कर उसे रहना पड़ता था। घर के फ्रिज में ताला लगा दिया जाता था कि कहीं वो कुछ फल ना खा ले। मनीषा को अपनी सास का यह रूप समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब एकदम बदल गया। बहरहाल समय अपनी गति से चलने लगा और मनीषा की ननद नेहा की शादी तय हो गई और कुछ ही दिनों में उसकी शादी। कुछ समय में ही मनीषा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक खुशी के साथ ये बात मनीषा और उसकी सास के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी थी, क्योंकि मिहिर को उसकी गलतियों पर ना रोक कर मनीषा की सास ने अपने बेटे को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति एकदम निष्कृष्ट बना दिया था। वो सिर्फ उस घर में रात को रुकने और खाने ही आता था। इसके अलावा उसका उस घर के लोगों से कोई सरोकार नहीं था।
इस बात से मनीषा जितनी परेशान थी उससे कहीं ज्यादा परेशान उसकी माँ थी, क्योंकि उनके सर पर अब 3 बच्चों और बहू की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी, जिसका हल अब शायद मनीषा की सास ने सोच लिया था। पर इसकी भनक मनीषा को न थी। उसे नहीं पता था कि इन सब के बीच उसके ऊपर एक और पहाड़ टूटने वाला है। मनीषा, जो कि अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, जिसे उसकी सास अपनी पसंद से खुशी खुशी लेकर आई थी, आज वो बहुत अचंभित है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या बात है कि उसकी सास उससे दूर हो रही है। ऐसा कौन सी गलती अनजाने में मनीषा से हो गई। और कुछ ही दिनों में एक रोज जब मनीषा पूजा कर रही थी, उसकी सास उसके पास आई। 2 लोटों में पानी भर पीपल की डंडी सर पर रख उन्होंने कुछ अजीब सा कार्य करने को कहा। मनीषा से जो कहा जा रहा था वह कर रही थी। उसे लग रहा था कि उससे कोई महत्वपूर्ण पूजा करवाई जा रही है। पर ऐसा करते करते मनीषा अपने घर के दूसरे भाग में जा खड़ी हुई, जहां पहुंचकर उसकी सास ने कहा, बेटा, तुम्हें घर के इसी भाग में रहना है। इतना सुनते ही मनीषा आश्चर्यचकित हो गई कि आखिर यह क्या है। बिना किसी कारण, बिना कुछ बताए आखिर उसे घर से अलग क्यों किया जा रहा है। बहुत समय तक मनीषा उस दिन यूं ही दुखी हो सदमे में बैठी रही। मिहिर के आने पर जब उसे अपने घर के बंटवारे का पता चला तो उसने मनीषा से इसका कारण जानना चाहा। पर यह तो मनीषा भी नहीं जानती थी कि आखिर बात क्या हुई। इसीलिए उसने मिहिर को ही उनकी माँ के पास कारण जानने के लिए भेजा। माँ, ये क्या है, क्या हुआ? हम लोगों को इस तरह दूसरे घर में क्यों भेज दिया? कुछ नहीं बेटा, मैंने तुम लोगों को भी सभी सुख दिया, जितना बन सका तुम दोनों का साथ दिया। अब तुम लोग अपनी गृहस्थी संभालो। तुम्हारी बीवी को मेरी बिटिया का अपने मायके आना ज्यादा पसंद नहीं आता, इसीलिए अब मेरी बिटिया अपने घर आएगी और तुम लोग अपने घर में आराम से रहना। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी किसी को। इतना सुनकर मिहिर अपने घर जाकर मनीषा को सारी बातें बताता है। पर मनीषा, जो कि अपनी ननद से किसी प्रकार का बैर नहीं रखती थी, फिर आखिर कौन सी बात उन्हें बुरी लगी, इसका कारण दोनों समझ नहीं पाए। मनीषा कुछ दिनों से अपनी सास के व्यवहार से परेशान थी। अब शायद कहीं ना कहीं इसका कुछ असर उसे समझ आया, पर वो भी अलग गृहस्थी की कल्पना से खुश तो थी और उन बातों को भूल खुशी खुशी रहने लगी। पर यह तो मिहिर के लिए परेशानी बन गई थी, क्योंकि अभी तक वो अपनी जिंदगी में स्वतंत्र लापरवाही से जिए जा रहा था। अब उस पर उसके परिवार की जिम्मेदारी आ रही थी, जो उसके लिए संघर्षपूर्ण थी, क्योंकि उसने कभी भी गंभीरता से कोई कार्य नहीं किया था और इसका जिम्मेदार वो अपनी पत्नी को ही समझने लगा। खैर, इस दुनिया में सभी अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। आखिर कोई किसी का साथ हमेशा नहीं दे सकता। तो जीवन के संघर्ष को उठाने के लिए मनीषा प्रयास करने लगी। पर कुछ दिनों में मिहिर अपनी लापरवाही से अपना बिजनेस खत्म करने की स्थिति में पहुंच गया, जिसे देखकर मनीषा के ससुर को बहुत दुख हुआ। और एक दिन उन्होंने अपनी बहू से कहा, मैं तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी बहू इसलिए नहीं लाया था कि वो घर पर बैठकर रोना रोए, बल्कि मैंने सोचा था कि तुम अपने पति का साथ दोगी, इसीलिए चलो और अपने पति का बिजनेस संभालो। जिसे सुनकर मनीषा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि आज उसे अपने ससुर के बदले पिता का रूप नजर आ रहा था, जो उसे आगे बढ़ाना चाहते थे। उसे लगा शायद अपने बेटे को सुधारने और जिम्मेदारी के एहसास को दिलाने के लिए ही उन्हें इस तरह से अलग किया गया है, और अपने पति का हाथ बटाने को तैयार हो गई। कहाँ छोटे से गांव में बहू को बाहर झांकने नहीं दिया जाता, वहीं उसके ससुराल वाले उसे घर से बाहर बिजनेस में साथ देने को कहे, तो ये तो किसी के लिए फक्र की बात ही होगी। इसी तरह कुछ मन में विचारों को सजाए मनीषा बिजनेस के लिए अपने पति की दुकान पर समय देने लगी। पर किसी औरत का दुकान पर कपड़े दिखाना वहाँ के लोगों को एक आश्चर्यजनक महसूस हुआ, और वो बार बार दुकान में जानबूझकर उससे गलत तरीके से कपड़ों की डिमांड करने लगे, जो कि मनीषा के लिए बर्दाश्त से बाहर था। तो उसने अपने घर और सबके सामने ये बात रखी, जिस पर विचार कर उसे उसके ही कार्य के अनुसार शॉप खोलने की परमिशन मिल गई। लेकिन सिर्फ बातों से कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक मुश्त राशि की जरूरत महसूस होती है।
और मनीषा की परेशानी का कारण था कि सलाह तो सब देते थे पर सहयोग भी करते, लेकिन पैसे हर किसी से नहीं मांगे जा सकते और जिसे देना चाहिए वो शांत थे। उसी उलझन में मनीषा अपनी शादी के गहने गिरवी रख अपनी शौक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जब किसी के मन में अगर उसकी कद्र नहीं तो आप चाहे कुछ भी करें, आपको सिर्फ बुराई के अलावा और कुछ नहीं मिल पाता। यही परिणाम मनीषा का था। उसको अपने घर से बाहर निकलने के लिए कितने बड़े इल्जामों से गुजरना पड़ा। उसे घुमक्कड़, लापरवाह, अपने बच्चों का ध्यान न रखने वाली, पैसे की लालची, इस तरह की बहुत सी बातें हवा में चलने लगी। जबकि इन सब बातों से अनभिज्ञ मनीषा अपनी गृहस्थी का भार ढो रही थी। छोटे छोटे बच्चों की हसरतें अभाव के साथ पूरा करना आसान नहीं होता, पर फिर भी वह पूरे जतन के साथ संभालने में लगी थी। ऐसा नहीं था कि उसने कुछ गलतियां ना की हो, पर जब चारों तरफ तानों और चालाकियां सामने हो तो प्रत्युत्तर में कुछ हद तक तो बुरा बनना ही पड़ता है। यही कुछ मनीषा के हालात थे। पर मनीषा की परेशानियां यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि परेशानियों ने अब पांव पसारना शुरू किया था। अपनी गृहस्थी की डोर को संभाले मनीषा पूरे जतन से अपने पति के बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगी है। हर तरह के नए नए सामान को वो लाया करती है और उसका व्यवहार ही कुछ इस तरह का था कि लोग एक सामान खरीदने आते और चार खरीद कर ले जाते। सब बढ़िया चल रहा था। तभी एक रोज मिहिर मनीषा की तरक्की से कुछ खुश न था, क्योंकि पुरुष वर्ग का अहंकार, जो कि हमेशा उनकी खुशियों के लिए घातक होता है, कहीं ना कहीं मिहिर को टीस दे रहा था। और मिहिर फिर एक बार मनीषा की मेहनत और प्यार को ना देख उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। इसका पता तो मनीषा को तब चला जब उसने एक दिन बातों बातों में उससे कहा कि तुमने मेरा बिजनेस हड़प लिया है, मुझे निकम्मा बनाना चाहती हो, सबकी नजरों में मुझे बुरा जताना चाहती हो। ये सब सुन मनीषा का धैर्य टूटने लगा। उसने जवाब में उसे आईना दिखा दिया कि जो कि मिहिर के लिए बर्दाश्त से बाहर था। नतीजा मिहिर का प्यार, जो कि सिर्फ दिखावे का था और कहीं ना कहीं जरूरत के लिए भी बना था, खत्म हो गया। अब उसको मनीषा से कोई चाहत न रह गई। जिंदगी के इन्हीं उतार चढ़ाव को पार कर रही थी मनीषा, जिसने अपना पूरा अस्तित्व लगा दिया अपने रिश्ते को बचाने के लिए, यहाँ तक कि वो मिहिर की सभी गलतियों को नजरअंदाज करती रही। शायद यही उसकी गलती थी, क्योंकि किसी ने सही कहा है, जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अगर उसकी गलतियों को वो नजरअंदाज ना करती और उसी समय कोई फैसला लेती तो आज उसके साथ 3 और जिंदगियां यूं ही जीवन के थपेड़े नहीं सहती। हाँ, बहुत सी गलतियां मिहिर ने अपने जीवन में की, जिसे मनीषा ने बड़ी ही खामोशी से सह लिया। आज भी याद है उसे वो दिन जब वो अपने ससुराल में सबके साथ थी और मिहिर, जो कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े रहता था, कभी उसने मनीषा और अपने बच्चों की जरूरत पर ध्यान नहीं दिया था। और इसी बेफिक्री के कारण मनीषा के दोनों बच्चों, जो कि जुड़वा थे, किसी तरह बीमार हो गए थे और उनकी सुध लेने वाला कोई न था। जब एक पिता को ही अपने बच्चों का ख्याल ना हो तो बाकी के सब रिश्ते खुद ब खुद ही बेमानी हो जाया करते हैं। उसके बच्चे, जो कि डायरिया की आगोश में सूख कर काटा हुए जा रहे थे, एक को संभाले या दूसरे को, दोनों की हालत नाजुक थी और कोई सहारा ना था। तब मनीषा की सास ने जब सारे घरेलू इलाज कर लिए और उनकी स्थिति उनके हाथ से बाहर हो गई, तब मनीषा से अपनी ननद के यहाँ जाने को कहा। पर बेचारी अकेली कहाँ जाए, आखिर मिहिर तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर रखा था। विवश हो उसने अपने मायके का सहारा लिया। मनीषा ने कभी इतनी परेशानियों के बावजूद अपने मायके को अपनी स्थिति नहीं बतलाई थी, क्योंकि उसके अनुसार दुख सुख तो जीवन के पल है जो अकेले ही बिताना पड़ते हैं। पर बात उसके बच्चों के जीवन की थी, तो उस दिन उसने अपने भाई, माँ, बहन से सहयोग मांगा, जिसे सुनकर उसकी बहन ने उसे तुरंत अपने पास बुलवाया। अच्छे डॉक्टर को दिखलाया गया। बच्चे के टेस्ट के लिए भी उनके शरीर में खून न बचा था। अपनी बहन मनीषा की यह हालत देख उसके बहन को बहुत गुस्सा आया। उसने मिहिर को बहुत कोसा, पर मनीषा ने भाग्य का लिखा मान अपनी बहन को उसे भूल जाने को कहती है और जब तक बच्चे ठीक ना हो जाए तुझे कहीं न जाने देंगे की शर्त के साथ उसकी बहन अपने दिल पर पत्थर रख लेती है और कुछ ही दिनों में बच्चों की हालत में सुधार हो जाता है।
बीमार होने का कारण केमिकल वाला दूध बच्चों के शरीर में जाने से बीमार हुए और डॉक्टर की सलाह से मनीषा बच्चों का दूध बंद करवा देती है। सब ठीक होने के बाद मनीषा फिर अपने घर जाने की बात अपनी बहन और जीजू से करती है, जिस पर थोड़ी समझाने के साथ उसके बहन के घर वाले मान जाते हैं। पर जाए तो कैसे, मिहिर ने उसे लेने आने से मना कर दिया और टाइम ना होने का बहाना बता दिया। और फिर उसके बताए अनुसार एक दिन मनीषा को भेजने का निर्णय लिया गया, क्योंकि मिहिर ने कुछ दूर स्टेशन पर आकर उसे लेने आने की बात कही तो सब मान गए। तब उसको उसके जीजू के ऑफिस के व्यक्ति के साथ भेजा गया। सफर शुरू हुआ। वो मनीषा जिसने कभी इस तरह का सफर अकेले ना किया था, पर परिस्थिति को देखते हुए तीनों बच्चों को संभाले वे सफर पर निकल पड़ी। तभी मिहिर ने फोन कर उसे कहा कि स्टेशन के कुछ दूर पहले से ही बता देना, ताकि वो टाइम से उसे लेने आ जाए। लेकिन दो बच्चों और ट्रेन के शोर में मनीषा यह बात अच्छे से सुन नहीं पाई। सो उसने स्टेशन पहुंचने के बाद मिहिर को फोन लगाया। कहा, मिहिर हम स्टेशन पहुंच गए हैं। क्या स्टेशन कहा था ना कि कुछ देर पहले से कॉल कर देना, मिहिर ने गुस्से में जवाब दिया। मुझे नहीं सुनाई दिया, मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ, आप आ जाइए, मनीषा ने बड़ी शांति से कहा। रहने दो, अब मैं नहीं आ रहा स्टेशन, तुम जानो और नहीं बताओ। पहले से मिहिर का गुस्सा और बढ़ गया। अरे समझो, मैं बच्चों को लेकर क्या करूंगी यहाँ अकेले, आप क्या कह रहे हैं, मिहिर को समझाने की कोशिश करती है। तुम भाड़ में जाओ, मैं नहीं जानता, कुछ ना सूझे तो कूद जाओ ट्रेन से, मुझे फोन ना लगाना, समझी। और मिहिर फोन काट देता है। अब मनीषा अपनी परेशानी उस व्यक्ति को भी नहीं बता सकती, क्योंकि वो अजनबी है, और घबराकर अपने जीजू को कॉल करती है। जीजू ये नहीं आ रहे स्टेशन में, क्या करूं, और रोने लगती है। कोई बात नहीं, तुम ऑफिस के आदमी से बात कराओ। कुछ देर तक मनीषा के जीजू और उस व्यक्ति में आपस में बात होती है, और मनीषा को उसके जीजू कहते हैं, तुम्हें ये अगले स्टेशन तक छोड़ देंगे, तुम वहाँ तुम्हारी रिश्तेदार के यहाँ चली जाना, मिहिर वहाँ से तुम्हें ले लेगा। ठीक है जी, कहती हुई फोन काट देती है। मनीषा सोच में डूबी है, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं है अगले स्टेशन तक जाने के लिए। टिकट तो इसी स्टेशन की हुई थी। और फिर मिहिर को फोन करती है, पर अब की बार फोन मिहिर का दोस्त वैभव उठाता है। भाभी जी, अब आप फोन न लगाए, मिहिर नहीं बात करना चाहते। भैया, मुझे बात करनी है, जरूरी है, फोन उनको दो। नहीं, अब वो बात नहीं करेंगे। अब क्या करूं, सोच बहुत परेशान मनीषा को वो व्यक्ति परेशानी का कारण पूछता है। तब मनीषा पैसे ना होने की बात करती है। तब उस व्यक्ति की मदद से उस ट्रेन में छुपते छुपाते किसी तरह मनीषा अपने ससुराल के रिश्तेदार के घर जाती है। देवर को बताती है और उन्हें लेने के लिए भेजने की बात करती है, पर देवर भी कहता है कि आपको लेने भैया गए हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। इस तरह बार बार फोन करके गालियां सुनती मनीषा परेशान अपने बच्चों के साथ दूसरों के घर पर रो भी नहीं सकती। क्या जमाना है आजकल का, लोग अपनी बहू के लिए भी, एक आदमी अपनी पत्नी के लिए भी, और एक देवर अपनी घर की भाभी के लिए भी किसी तरह की सहानुभूति न दिखा कर उसे दर दर भटकने को मजबूर कर रही है। और इन सब बातों को भुला के मनीषा आज भी उसी घर पर उनके सहयोग के बिना उनके घर गृहस्थी खींच रही है। ऊपर वाले का इंसाफ तो होता ही है, भले ही देर से क्यों ना हो, पर यह धरती पर बैठा इंसान भूल जाता है अभी भी मनीषा की मुश्किल दूर नहीं होनी है। अभी तो वो गम के समंदर की दहलीज पर पहुंची है, अभी तो सफर और लंबा है। किसी तरह वह घर पहुंच जाती है। घर से अलग होने के बाद मिहिर जैसे अपने आप में स्वतंत्र हो गया, और मनीषा गृहस्थी के बोझ तले दबे जा रही थी। पर अपने पति के साथ को अपना सारा संसार माने वो सब कुछ भूल जाती। मिहिर भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता, क्योंकि उसको पता था कि उसकी जीवन की गाड़ी को वही आगे बढ़ा पाएगी। इसी तरह कुछ समय बहुत अच्छा बीतते जा रहा था। मनीषा को भी अपने पांव पर खड़े होने का और अपनी गृहस्थी को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का थोड़ा सा अभिमान हो चला था।
वो बहुत खुश रहा करती, शायद इसीलिए कि कोई उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान न लगा सके। उसके चेहरे पर मुस्कान छाई रहती और जिसे देखकर उसका बुरा चाहने वाले थोड़ा परेशान हो जाते। खैर किसी और की उसे परवाह ही कहाँ थी। वह तो अपने और अपने पति में बहुत खुश थी। यही वो समय था जब मिहिर शादी के बाद पहली बार उसे शहर से दूर पर कहीं उसे घुमाने ले गया। मनीषा बहुत खुश थी कि अलग होने के बाद शायद मिहिर ने कभी उसकी खुशी देखते हुए उसे कहीं घुमाने ले जाता था और इस बात के लिए उसे किसी की इजाज़त लेने की जरूरत नहीं थी। वहां से आने के बाद मनीषा की एक सहेली भूमि के साथ मेट्रो सिटी में जाने का ऑफर मिला, उसके मायके घूमने का। लेकिन मनीषा कसम में थी कि कैसे वह मिहिर से कहे। लेकिन ये क्या, जैसे ही मिहिर को पता चलता है वह उसे भेजने को तैयार हो जाता है। मनीषा को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि मिहिर ने उसे इजाज़त कैसे दे दी और वह उसे कहती है कि अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाती। पर मिहिर उसे जाने के लिए ज़बरदस्ती करता है तो वह अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए तैयार हो जाती है। बस थोड़ी सी मुश्किल उसके लिए पैसे की नज़र आती है, पर खुद का थोड़ा थोड़ा बचाया हुआ और मिहिर द्वारा आने जाने का खर्च वहन करने के कारण वह संभाल लेती है परिस्थिति को। और मनीषा मन ही मन बहुत खुश होती है कि मिहिर शायद उसे समझने लगा है, जो उसकी खुशियों का ध्यान रखने लगा है और फूले नहीं समाती है। मिहिर भी उसके एक एक उम्मीद पर खरे उतर रहा था। वह उसे खुद ही ट्रेन में छोड़ने जाता है। पहुंचने के बाद उसे ध्यान से पैसे अकाउंट में डालने जाता है। मनीषा के लिए ये खुशी की बात थी कि आज मिहिर को थोड़ी जिम्मेदारी समझ आ रही थी। मनीषा ने अपने टूर के वो कुछ दिन बहुत ही अच्छे से बिताए। उसे लगा जैसे उसके जीवन के सारे कष्ट अब खत्म हो गए और टूर खत्म करके वह वापस आ रही थी, मन में सपनों का संसार लिए। अपने दुख और सुख की तुलना करते ना जाने वो कब आधे रास्ते पहुंच गई। लेकिन अचानक ट्रेन किसी कारण वहीं रोक दी गई। अब मनीषा घबरा गई क्योंकि उसकी दोस्त वही अपने मायके में रुक गई थी, तो वह अपने बच्चों के साथ अकेली थी और रात में वह कैसे जंगल में कल्पना मात्र से घबरा रही थी। उसने मिहिर को फोन पर बताया तो मिहिर को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। तभी मनीषा की छोटी बहन की ससुराल उसी शहर के आसपास है, उसे याद आया और उसने अपने बहन से बात की, जिसके बाद उसकी बहन के पति ने उनके लिए एक टैक्सी बुक करवा दी, जिसमें मनीषा के शहर तक जाने वाली एक और परिवार साथ था। तो मनीषा निश्चिंत होकर अपने गंतव्य तक पहुंच गई और फिर आगे के सफर के लिए खुद मिहिर उसे लेने आई, जो कि मनीषा के लिए सुखद था। उसे लग रहा था कि मिहिर कितना बदल गया है, अब वो उसकी चिंता करता है और शायद प्यार भी। पर शायद मिहिर के मन में कुछ और ही चल रहा था। मनीषा के लौटने के बाद अचानक मिहिर में बदलाव आया। वो कुछ बुझा बुझा सा और शांत रहने लगा। पता नहीं क्यों मिहिर का मन अपने घर में और अपने काम में नहीं लग रहा था। उसे ऐसे लग रहा था मानो उसके ऊपर जीवन का भार कुछ ज्यादा ही पड़ गया और वह अपने परिवार के बोझ तले दबे जा रहा हो। इसका कारण शायद उसका बचपन से ही गैर जिम्मेदार व्यवहार ही था। उसने घर पर कभी भी कोई कार्य जिम्मेदारी से नहीं किया था और अब जिम्मेदारी का भार आने पर वह अपने आप को किसी खूंटे से बंधा हुआ महसूस कर रहा था और इसीलिए वह खूंटे से बंधे बैल की तरह झटपटा रहा था अपने ही जीवन में अंदर ही अंदर। और इसी कारण उसके व्यवहार में दिन प्रतिदिन बदलाव आते आ रहे थे, जिसे मनीषा और उसकी सास महसूस करने लगी। जीवन की गति इस तरह हारे हुए खिलाड़ी की तरह अनमनी सी चली जा रही थी। इसी तरह बिना मन के काम करने से और अपने काम पर विशेष ध्यान न देने के कारण मिहिर को बार बार काम में घाटा होने लगा, जिससे उसके अहम को और भी ठेस पहुंच रही थी। क्योंकि उसके हिसाब से मनीषा ने उसकी दुकान पर आकर उसके अहम पर पहला चोट किया था और अब घाटे को देख देख कर उसे खुद ही यह आत्मग्लानि होने लगी थी कि उसने शुरू से अपने भविष्य के बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया
परंतु एक पुरुष जो कि बचपन से ही एक अहम के साथ जीता आता है, वह अपने अंदर की हार को किसी और के सामने स्वीकारना नहीं चाहता। यही कारण था कि मिहिर भी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता और वह कहीं और जाने का विचार मन में बनाने लगता है, जिसे वह अपनी माँ से बार बार कहता है कि अब वह मनीषा के साथ नहीं रहना चाहता। इस बात को सुनकर मिहिर की माँ भी बहुत परेशान हो गई। उन्हें इस तरह परेशान देख एक दिन मनीषा ने उससे पूछ ही लिया कि माँ, आखिर क्या बात है, आजकल आप परेशान लगती हैं। उसकी बात सुन उसकी सास ने बताया कि मिहिर यहाँ से जाने की बात कर रहा है, तुम्हारे साथ भी नहीं रहना चाहता। ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच की उसका मन इस तरह व्यथित है। मनीषा कहती है, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, हाँ थोड़ा शांत जरूर है, पर मैं सोच रही थी कि काम को लेकर परेशान होगे। उसकी सास कहती है, मुझे लग रहा था कि शायद वो अलग रहकर तुम्हारा खर्च वहन नहीं कर पा रहा होगा। तुम्हें बहुत घूमना रहता है, तुम्हारा घूमना लड़कियों में अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही डिमांड करती होगी, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर टूट रहा है। मनीषा को ये बात बहुत खलती है। वो बेसब्री से मिहिर का इंतजार करती है। जैसे ही वह आता है, वह अपनी सास को बुलाकर उन्हीं के सामने ये बात पूछती है कि क्या मैंने कभी आपसे कुछ मांगा या कुछ ऐसा लेने को कहा जिसमें आप असमर्थ हैं, या मैंने आपसे कभी सोने के गहने की इच्छा जताई। यह सुनकर मिहिर ने कहा कि नहीं, तुमने तो मुझसे कभी कुछ भी नहीं मांगा। फिर क्या मुझे लेकर किसी ने आपकी उपेक्षा की? किसी ने आपको मुझे लेकर तरस जैसा कुछ महसूस करवाया? नहीं, तो ये तो कभी नहीं हुआ। जिसे सुनकर मनीषा कहने लगी, तो आपके इस बदलते व्यवहार का क्या कारण है? आपकी माँ इसका दोषी मुझे समझ रही है। इस पर मिहिर ने अपनी माँ से कहा कि नहीं माँ, इसने मुझे कभी भी मजबूर नहीं किया, ना ही परेशान, बल्कि इसकी चेहरे पर मुझे तो हमेशा मुस्कुराहट ही दिखी। पर ऐसा नहीं कि मैं इसके लिए कुछ नहीं करना चाहता। मैं भी अपने बच्चों और पत्नी को दुनिया की खुशी देना चाहता हूँ। तब मिहिर की बात सुन उसकी माँ उसके घर से बाहर जाने का मन बनाने के बारे में पूछती है। तब मिहिर जवाब देता है कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ, इसीलिए बाहर जाने का मन बनाया है। इस पर मनीषा कहती है कि मुझे इस बस तुम्हारा साथ चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कम में ही सही, हम ही खुशियाँ ढूंढ लेंगे। और कुछ दिन फिर मिहिर का व्यवहार स्थिर रहता है और मनीषा सोचती है कि शायद अब सब ठीक है, पर यह शांति तो शायद उसके जीवन में उठने वाले तूफान को बताना चाह रही थी, जिसे वो महसूस तो कर रही थी पर समझ नहीं पा रही थी। उसके जीवन में अब तूफान तबाही मचाने वाला था, जिसके भनक सिर्फ और सिर्फ उसकी सास को थी। मनीषा के जीवन में आने वाले तूफान का अंदाजा शायद मिहिर की माँ को हो रहा था। कुदरत ने माँ ही ऐसी बनाई है कि अपने बच्चों की हर हरकत से वो उसके अंदर उठने वाली हलचल की समझ जाती है। और शायद यही कारण था कि वो दिन प्रतिदिन उदास सी रहने लगी थी। मनीषा समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सास भला क्यों परेशान है, और वह इसी बात को जानने के लिए उनके पास उनकी परेशानी का कारण पूछती है। जिसे सुनकर मनीषा की सास कहती है कि मैं मिहिर को लेकर परेशान हूँ। पर मनीषा कहती है कि अब तो सब ठीक है, आप क्यों परेशान होती है। उसकी सास उसको कहती है कि शांति जरूर है, पर जीवन में उसके उथल पुथल मची हुई है। मुझे महसूस हो रहा है कुछ तो है जो मेरे बेटे को परेशान कर रहा है। मनीषा कहती है, माँ, अगर उन्हें मुझसे परेशानी हो रही है तो आप उन्हें कहीं दूर घुमाने ले जाइए, शायद उनका मन शांत हो जाए। और एक बार फिर मिहिर अपने परिवार के साथ भोले बाबा के दर्शन करने को काशी निकल जाता है। पर इस बार उसके साथ मनीषा नहीं जाती। और फिर इसी तरह वहां से लौट आने के बाद कुछ समय शांति से व्यतीत होता है। और फिर मिहिर अपनी माँ को कहता है कि मुझे मनीषा के साथ नहीं रहना है। यह सुनकर मनीषा की सास उसे बताती है, और मिहिर के मन की बात सुनकर अपनी सास से मनीषा कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए मायके चली जाती हूँ, शायद मेरे ना रहने से उनको मेरी कमी महसूस हो, और कुछ दिन में मैं वापस आ जाऊंगी। पर अब मनीषा भारी मन से अपने मायके चली जाती है। कुछ दिनों बाद मनीषा पुनः अपने घर वापस आती है।
पर इस बार मिहिर ज्यादा ही शांत है। मनीषा को समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह हो क्या रहा है। कौन सी परेशानी है जो उससे छुपाई जा रही है, और पूरे परिवार का व्यवहार अचानक उसके प्रति बदल क्यों रहा है, जो कि पहले ही अपने परिवार सहित अलग पीछे की तरफ रहने लगी थी। वहां से उसका अपने परिवार में आना जाना कम हो गया है, क्योंकि अब कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता। इसका कारण शायद मिहिर का उसके साथ नहीं हो रहने वाला फैसला हो सकता है। ये सोच वह अंदर ही अंदर दुखी होती है। पर भाग्य के लिखे को भला कोई काट सका है? जो मनीषा अपने भाग्य के वनवास को काट सके, अपने भाग्य को कोसती अकेले, अपने बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी लिए अकेले अपने जीवन से संघर्ष कर रही थी। उसे तो यह तक नहीं पता कि आखिर जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह क्या है। उसे किसी ने नहीं बताया कि आखिर मिहिर और मनीषा के साथ न रहने का क्या कारण है। मिहिर ने भी कभी मनीषा के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, बस उसे सब यही कह देते थे कि कुछ दिन तुम चुप रहो, दूर रहो, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर वह वही कि करती जाती जो उसको करने को कहा जाता। उसे नहीं पता कि यह उसकी अच्छाई के लिए है या उसकी बुराई के लिए, क्योंकि जो भी हो रहा था वह उसके समझ से परे था। मिहिर बहुत देर रातों में आया करता और किसी भी तरह का वार्तालाप दोनों के बीच नहीं होता। एक बार बहुत रात होने पर जब मिहिर घर नहीं आया तो मनीषा बहुत घबरा गई। वह अब पागलों की तरह आधी रात में दौड़ती हुई घर के बाहर गई, शायद मिहिर को देखने। अंधकार और बारिश के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। बारिश में भीगती अपने टूटते विश्वास की कड़ियों को पकड़ी वापस घर की तरफ लौट रही थी। तभी उसे अपनी सास और मिहिर की आवाजें सुनाई दी। जब मिहिर अपनी माँ से कह रहा था, तुमने तो कहा था ना कि वह 15 दिन में यहाँ से चली जाएगी, लेकिन वह नहीं गई। अब मैं उसे और नहीं देख सकता। या तो मुझे यहाँ से कहीं भेज दो या उसे मेरी जिंदगी से दूर कर दो। यह सुन वापस अपने घर की तरफ बढ़ी। तब उसे अपने घर का दरवाजा बंद मिला, जिसे देखकर बहुत घबरा गई। उसे लगा जैसे उसे अब इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया गया हो और उनके घर के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए गए हों। मनीषा अपना धीरज खो बैठी थी। अब उसे संपूर्ण जीवन अंधकार में नजर आने लगा। वह सब भूलकर वहीं खड़ी हो जोर जोर से रोने लगी। तभी मीर पीछे से आया और दरवाजा खोलकर मनीषा को बोले, क्या हुआ? तुम यहाँ अंधेरे में क्यों खड़ी हो? तुम बाहर क्यों गई थी? क्या बात है, रो क्यों रही हो? चलो अंदर आओ। और मनीषा बस रोती ही जा रही है। मिहिर जबरदस्ती मनीषा का हाथ खींचकर उसे घर के अंदर ले आता है और उसे टॉवल दे कहता है, तुम पूरी तरह से गीली हो गई हो, कपड़े बदल लो नहीं तो जुकाम हो जाएगा। अब मनीषा कुछ बोलने का साहस करती है। आप मेरी क्यों चिंता कर रहे हैं? मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते? मुझे नहीं पता कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जो आप मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। मुजरिम को तो उसकी गलती का पता होता है, तब उसे सजा भुगतनी पड़ती है, पर मुझे तो मेरी गलती का ही पता नहीं है। रोने लगती है। तब मिहिर कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, और कुछ भी नहीं। दूसरे दिन मनीषा यूं ही परेशान है। मनीषा की बुआ सास को घर की परिस्थितियां देखकर बुलाया गया है, क्योंकि उनकी बात को सभी मानते हैं और वह स्थिति को संभालने के लिए एक आदर्श के रूप में मानी जाती है। पर यह क्या, वह तो किसी प्रकार की परिस्थिति को समझना ही नहीं चाहती। वह तो सिर्फ मिहिर के प्रेम में अंधी है। उन्हें सिर्फ मिहिर की खुशियां नजर आ रही है। मनीषा यहाँ उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखती। अब मनीषा समझ गई है कि अब उसका अपने ससुराल में जीना बहुत मुश्किल है। तभी मनीषा के माता पिता उनके ससुराल आती है और अपने दामाद के पास बैठकर उसे समझाने की कोशिश करती हैं और मनीषा की गलती जानना चाहती हैं। क्या बात है दामाद बाबू, कोई भी परेशानी है या कोई भी गलती जो हमारी बिटिया ने करी है तो हमें तो बताइए, हम उसे उसकी सजा खुद देंगे। पर यूं ही आप परेशान ना होइए,
बिना किसी गलती के मेरी बिटिया को इतनी बड़ी सजा ना दीजिए। उसके साथ ना रहने का कारण तो बतलाइए कम से कम। मिहिर कहता है, मनीषा की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसकी जिंदगी में परेशानियां डाली हैं, इसीलिए आप अपनी बेटी को हमारे यहाँ से ले जाइए। ये बात सुन मनीषा के घर वाले भी बहुत परेशान हो जाती हैं। लेकिन मिहिर के मन में जैसे एक फैसला ले लिया हो कि उसे किसी के साथ नहीं रहना, और वह अपनी बात पर अड़ा हुआ है। सबके समझाने के बाद भी जब कोई निर्णय नहीं निकलता, तो मनीषा को उसकी किस्मत पर छोड़ उसके माँ बाप भी अपने घर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि मनीषा बिना कारण जाने उस घर को छोड़कर नहीं आना चाहती। इसी तरह फिर कुछ दिन खामोशियों के साथ गुजरते हैं। इसी बीच एक दिन मिहिर अपनी शादी की एल्बम ढूंढने में व्यस्त है। नहीं मिलने पर थोड़ा परेशान भी है। मनीषा उसकी परेशानी भाप कर कहती है, एल्बम का क्या करेंगे, हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं रहा, तो अब आप उन फोटो का क्या करेंगे। मिहिर कहता है, मैं उन सारी यादों को ही मिटा देना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मेरी जितनी भी फोटो है उन्हें मैं अलग कर देना चाहता हूँ। जिस तरह मैं तुमसे अलग हो गया हूँ, उसी तरह हर फोटो में मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। मनीषा कहती है, वह तो मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे लिए तो बस वही बचा हुआ है। उस फोटो एल्बम में जो व्यक्ति मेरे साथ है वह मेरा पति है, और मैं उन्हें किसी को अपने आप से दूर नहीं करने दे सकती। बेशक आप मेरे पति नहीं रहे, लेकिन फोटो में जो व्यक्ति है वह मेरे ही पति है, और उनको दूर करने का हक आपको नहीं है या किसी भी अजनबी को नहीं है। आप जो कर रहे हैं मैं आपको करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन जो बीत चुका है उसे मैं भुलाने भी नहीं दूंगी। वहां से चुपचाप वापस आ जाता है मिहिर, और एक दो दिन बाद वह अचानक वहां से कहीं चला जाता है। सभी घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, और मनीषा मौन, जैसे उसे इस बात की आशंका थी कि शायद ऐसा ही कुछ होने वाला है। 8-10 दिन बाद मिहिर की माँ को मिहिर का फोन आता है, जिसे सुनने के बाद उसकी माँ और पिता उससे मिलने जाते हैं। शहर से दूर दूसरे शहर के एक गेस्ट हाउस में मिहिर बिस्तर पर लेटा हुआ है। शायद उसे फीवर है, या फिर कुछ दिनों से ठीक से खाना ना खाने के कारण उसका शरीर कमजोर पड़ गया है। अपने बेटे की यह हालत देखकर माता पिता मछली के समान छटपटा जाती है। बेटा, यह क्या हालत कर रखी है तुमने अपनी, तुम यहाँ कैसे आए, और इतने दिन तक कैसे तुमने गुजारा किया। मिहिर की माँ का सवाल। माँ, मेरा वहाँ दम घुट रहा था। मैंने कितनी बार कहा कि मुझे मनीषा के साथ नहीं रहना, पर मेरी कोई नहीं सुन रहा, इसीलिए मैं एकदम गुस्से में यहाँ आ गया। एक अंगूठी पहनी हुई थी, जिसे बेचकर इतने दिन मेरा गुजारा चल गया, पर मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। अब माता पिता के समझाने पर मिहिर वापस तो आता है, लेकिन वह मनीषा के साथ उसके घर में नहीं रहना चाहता है, और ना ही अपने माता पिता के साथ उनके घर में। उसे अलग से एक कमरा दे दिया जाता है, और उसे कह दिया जाता है, तुम्हारे नाम से जो भी है इस घर में उसे बेचो या संभालो और अपना गुजारा चला लो। कुछ समय तक तो मिहिर वहाँ रहता है, और जैसे ही अपने हिस्से की जमीन बेचकर उसके हाथ में कुछ पैसे आते हैं, तो वह वहाँ से फिर कहीं चला जाता है, और उसका अता पता किसी को नहीं चलता। इसी बीच मनीषा दो पाटन के बीच में पिसती चली जा रही है। उसे नहीं पता कि वह क्या करे, और उसके ससुराल वाले अपने बेटे की हर गलती की सजा जैसे उसे देने पर तुले हुए हैं। मिहिर भी उसका साथ देने वाला नहीं है। मनीषा के सब्र का बांध टूट रहा है, उससे सहन नहीं हो रहा है। सबके सब उसके घर से भगाने पर तुले हुए हैं। सब कह रहे हैं कि वह मिहिर की जिंदगी से निकल जाए, पर क्यों कोई उसका कारण नहीं बता रहा। एक स्त्री को अपनी बात सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा ही क्यों देनी पड़ती है, और मनीषा तो अग्नि परीक्षा देने को भी तैयार है, पर पहले उसे उसकी गलती तो पता चले। ससुराल से बिना किसी कारण के उसके मायके भेजा जा रहा है। बिना कारण क्यों मिहिर उसकी जिंदगी से दूर होना चाहता है। आखिर ऐसा क्या है। मिहिर के जाने के बाद मनीषा का एक एक पल वहां गुजारना बहुत मुश्किल हो गया।
हर वक्त उसे ताने दिए जाते और उसे हे भरी दृष्टि से देखा जाता। मिहिर की गलती की एक एक सजा मनीषा को झेलनी पड़ रही है। कोई उसे धीरज देने वाला नहीं था। सब इस तरह जता रहे थे जैसे कि उनका बेटा ही घर से गया है और वह मनीषा का कोई भी नहीं लगता। बेचारी फिर भी सब सहन कर रही थी, पर क्यों, ये समझ से परे था। स्त्री सहनशीलता की मूरत होती है, पर शायद उसके सब्र की भी कोई सीमा होनी चाहिए। मिहिर का संपर्क अपनी माँ से था और माँ के बार बार घर बुलाने पर मिहिर का एक ही जवाब आता कि जब तक मनीषा उस घर में है तब तक मैं उस घर में नहीं आऊंगा। हार कर मनीषा के सास और ससुर मनीषा के मायके वालों को कहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए मनीषा को यहाँ से ले जाइए। उसके रहते हमारा बेटा घर नहीं आ रहा, उसके आते ही हम उसे बुलाकर समझाकर देखेंगे और फिर मनीषा को बुला लेंगे। पर बार बार कहने पर भी मनीषा मायके वालों को मना कर देती है और उसको लेने कोई नहीं आता। तब एक दिन ससुराल वाले मनीषा को बहुत बुरा भला कहते हैं, तुम क्या चाहती हो कि हमारा बेटा कभी ना आए? तुमको और तुम्हारे घर वालों को शर्म नहीं आती कि इतना सब होने के बाद भी तुम यही हो? थोड़ी सी भी शर्म तुम्हें महसूस नहीं होती जो हमारी छाती पर बैठी हो? इससे अच्छा होता कि तुम मर जाती, कम से कम हमारी सारी परेशानी तो खत्म हो जाती। और इसी तरह के कड़वे शब्दों के बाद उसके मायके वालों को भी सुना रहे थे। तब मनीषा का भाई उससे कहता है, चलो दीदी अपने घर, ये लोग आपको नहीं रहने देंगे। हाँ, अब आगे जो भी हो देखा जाएगा, बहुत हो गया। और हार कर मनीषा अपने मायके आ जाती है, पर इसी उम्मीद के साथ कि कुछ दिनों में उसे बुला लिया जाएगा, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने यही कहा था कि मिहिर को बुलाने के बाद वो उसे भी बुलवा लेंगे। 15-20 दिन बीत जाने के बाद भी जब ससुराल में कोई बुलावा नहीं आता तो मनीषा खुद फोन कर अपनी सास से घर आने की बात कहती है। पर उसकी सास का वही जवाब, अभी मेरा बेटा परेशान है, अभी तुम्हें हम नहीं बुला सकते, थोड़ा और इंतजार करो। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, पर ससुराल से उसे बुलाने का कोई संदेश आता नहीं दिखता। तब हार के मनीषा के पिता उसके ससुर के बड़े भाई, जिनके कारण उस घर में मनीषा का रिश्ता जुड़ा था, उनसे संपर्क करते हैं। तब उनके ससुर कहते हैं कि हमें तो यह सब कुछ पता ही नहीं, और इतने दिन तुम क्यों परेशान रही, पहले बताना था। बात करते उन लोगों से और इस तरह बातें करते वो मनीषा के ससुराल फोन लगाती है। क्यों, ये क्या हो रहा है घर में? यहाँ मेरे पास बहू और समधी जी खड़े हैं, कह रहे हैं कि आप लोग बहू को घर नहीं बुला रहे, अभी आओ, यहाँ सब बैठ के बात करनी है। थोड़ी देर बाद मनीषा के ससुर और शहर के नामी गिरामी लोग, समाज के बड़े सज्जन सब जमा हो जाते हैं। आखिर बात समाज के ही लड़के और लड़की की थी। इसी तरह हमारा समाज किसी रिश्ते को खत्म होने की शर्त तो नहीं रखता। हमारा हिंदू समाज, जो कि शादी जैसे पवित्र बंधन को 7 जन्मों का बंधन मानता है, उसमें अलग होने जैसा कोई भी रूप हमारे समाज में नहीं है। तो उसके रूप को बदलने की कोशिश करने वालों को समाज आड़े हाथों तो लेता ही है। कुछ ही देर में मिहिर और उसके माता पिता वहां आ जाते हैं। क्या कहे अब हम, जब हमारा बेटा हमारी बहू के साथ नहीं रहना चाहता, हम क्या कर सकते हैं इसमें? जब वो ही नहीं रखना चाहता तो भला हम कैसे रखे? आप ही बताइए। मनीषा के ससुर के शब्द, ये तो कोई बात नहीं होती कि आपका बेटा इतने सालों के बाद, बच्चों के इतने बड़े होने के बाद अचानक कहने लगे कि हमें नहीं रखना, कोई मजाक है क्या? उसे समझाने के बदले आप लोग हमें मजबूरी बता रहे हैं, समाज के ही किसी व्यक्ति ने कहा। पर हम क्या करें, जब बेटा नहीं रहेगा तो भला बहू को हम क्यों ले जाए, हम क्यों अपने साथ रखे? पुनः ससुर जी का उत्तर, देखिए आप भी कैसी बातें करते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा कि लड़की की शादी के समय घर खानदान क्यों देखा जाता है। इसी तरह के बुरे वक्त को ध्यान में रखकर पूरे समाज को साक्षी मान विवाह संपन्न कराया जाता है। कोई भी रास्ते चलते लड़के से अपनी बेटी नहीं ब्याहता, क्योंकि लड़की की शादी सिर्फ लड़का लड़की का मेल नहीं बल्कि दो खानदानों के मिलन का कारण होता है। और उसमें जितनी ही प्रतिष्ठा आपकी होती है उतनी ही दूसरे की भी होती है। आप इस तरह अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति ने की बातें। तभी मिहिर वहां से उठता है और अपने ससुर को कहता है कि मैं मनीषा के साथ नहीं रहना चाहता और कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं रखूंगा, चाहे आप कुछ भी करिए।
लेकिन अगर आप चाहे तो मैं उसे महीने का भत्ता जरूर दे सकता हूँ। ये सब सुन मनीषा के पिता कहते हैं, अगर हम अपनी बेटी को जीवन भर घर में रख सकते हैं तो उसका खर्च भी उठा सकते हैं। तुम्हारे भत्ते के लिए लड़की नहीं जनी थी हमने। इतना सुन मिहिर वहां से जाने लगता है। उसको जाता देख समाज के लोग उसे चेतावनी देते हैं, गलती करके भागा नहीं जाता और कहाँ तक भागोगे, हम पाताल से भी निकाल लाएंगे। किसी की बिटिया की जिंदगी खराब नहीं होने देंगे। अगर नहीं रहना साथ तो कारण बताओ। कारण अगर सही है तो सिद्ध करके दिखाओ, फिर देखा जाएगा। मिहिर किसी की नहीं सुनता चला जाता है। मनीषा बेचैन हो जाती है और अपनी सास के पैर पकड़ लेती है। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, कोई गलती है तो मैं सुधार लूंगी। मुझे बताओ तो माँ, आपके घर की नौकरानी ही बनाकर सही मुझे अपने घर ले चलो। मुझे मेरे पति से अलग ना करो। आप अपनी नौकरानी हटाकर मुझे काम पर रख लेना। साल में 2 साड़ी और 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। और रोने लगती है। पर मनीषा की सास का कलेजा मानो पत्थर का हो रखा हो और वो वहां से उठकर चली जाती है। मनीषा रो रही है। समाज के बड़े उससे कहते हैं, बेटा ना रो, हम तेरा जीवन बर्बाद नहीं होने देंगे, इतना नीचे नहीं गिरने देंगे। जितनी इज्जत से तुम्हें उस घर में बिहाए थे उसी इज्जत के साथ तुम्हें वहां भेजेंगे, यकीन करो हम लोगों का। इस तरह उस दिन के बाद समाज और मनीषा के परिवार वालों के बीच बैठक होने लगी। हर बैठक में एक नया झूठ सामने आता और दिन बीतते जा रहे हैं। मनीषा देखते जा रही है लोगों को नीचे गिरते। इसी तरह मनीषा पर नियति ने जो कठोर तुषारघात किया है, उससे तो वह इस कदर आहत हुई है कि आखिर उसके साथ ही क्यों, उसने किसी का क्या बिगाड़ा। पर फिर भी उसके आत्मविश्वास की कड़ी इस कदर मजबूत थी कि वह हार नहीं मानने वाली थी। अब जहां समाज के शिक्षित लोग उसे न्याय दिलवाना चाहते थे, वहीं कुछ धकियानुसी किस्म के लोग उस पर कीचड़ उछालने में व्यस्त थे। वैसे समाज का तो हमेशा से दोहरा रूप रहा है, उसे कहने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। बस उसी तरह अब हर जगह मनीषा के जीवन की बातें चल रही थी। कोई उसे भाग्य की मारी तो कोई उसे अपने पैर पर खुद पत्थर पटकने वाले का दर्जा दे रहे थे। इन सब की परवाह किए बिना मनीषा सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य की सोच पूरे जोर के साथ अपनी किस्मत से जूझ रही थी। इसी तरह फिर कुछ दिनों में समाज की बैठक आयोजित हुई। अब मनीषा के मायके और ससुराल वाले अपनी बात सिद्ध करना चाहते थे। मिहिर, जो कि मनीषा को देखना भी नहीं चाहता था, सबके बीच उसे जब अपनी बात रखने को कहा गया, मिहिर हर हाल में मनीषा से छुटकारा चाहता था। तो बिना सोचे समझे जब उससे मनीषा को न रखने का कारण पूछा गया, तो वो आखिर पर हार जो एक औरत के जीतने के लिए किया जाता है, उसे तोड़ने के लिए वही कहा, इस औरत को मैं अपने साथ नहीं रखना चाहता, उसका चरित्र सही नहीं है। क्या कह रहे हो, जरा सोच कर कहना। यह कहने के साथ साथ प्रमाण भी देना पड़ेगा मिहिर बाबू, एक व्यक्ति ने कहा। प्रमाण मतलब? आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जो सच है वही आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इसकी करतूत सुनना चाहते हैं तो सुनिए। जब ये अपनी फ्रेंड के साथ मेट्रो सिटी गई थी, तब इसे मेरे परिवार से इजाजत लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई। और ना जाने ये कितने दिन वहां पर किसके साथ घूमती रही, इसका तो अंदाजा लगाकर ही मुझे घृणा आ जाती है। सब गौर से सुन रहे थे। मिहिर फिर कहता है, और जब यह लौट कर आई और मैं इसके इंतजार में पागलों की तरह स्टेशन पर बैठा था, तब यह किसी और के साथ पर्सनल गाड़ी में घूम रही थी और पूरी रात घूमने के बाद ये यहाँ आई। बस उसी दिन के बाद से मेरा मन इसे देखने का भी नहीं होता। सारा समाज ये सुनकर हैरान हो गया कि आखिर इस तरह की भी कोई बात हो सकती है भला। अब सबकी नजर मनीषा की तरफ थी, जो उसका जवाब चाह रही थी। मनीषा तो बोलना बहुत कुछ चाहती थी, क्योंकि अब उसका स्वाभिमान चोट खा रहा था। अब चुप रहना उसे मंजूर न था। एक औरत के लिए उसका चरित्र उसे सबसे ज्यादा कीमती होता है। अगर कोई उससे उससे छीनने की कोशिश करता है, तो वह औरत घायल शेरनी की तरह उस पर वार करती है। और दर्द से फड़फड़ा उठी मनीषा का शब्द भी अब अपनी सीमा खोने वाले थे। वह कहती है, ठीक है, मैं अगर गाड़ी में किसी और के साथ थी तो मैं आप लोगों को वो गाड़ी करने वाले से बात करवाती हूँ। वो आप लोगों को ही तरह मेरे रिश्तेदार है।
वो ये भी सच है कि उस समय गाड़ी में मैं अकेली नहीं थी, मेरे बच्चे भी साथ थे जो कि कुछ ज़्यादा छोटे नहीं हैं। आप चाहे तो उन्हें बुलाकर पूछ सकती हैं। और रही मेट्रो सिटी जाने की परमिशन वाली बात, तो आपने ही मेरा टिकट करवाया था, मुझे अकाउंट में रोज पैसे भेजते थे और मैं अपनी सहेली के मायके में रुकी थी। आपको ये पता था, क्योंकि एक दिन पैसे ट्रांसफर नहीं होने पर आपने मेरी सहेली के बहन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। चाहे तो मैं अकाउंट के ट्रांजैक्शन की कॉपी निकलवा सकती हूँ। अब मिहिर के पास कोई सबूत नहीं था कि वह इसे सिद्ध कर सके। समाज के वरिष्ठ लोगों को समझ आ चुका था कि लड़का बहाने बना रहा है। तब उनकी चेतावनी पुनः मिहिर को मिलती है। देखो मिहिर बाबू, इस तरह किसी के चरित्र पर उंगली उठाना सही नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप किसी बात का प्रमाण नहीं दे सकते तो सारे आम लड़की को चरित्र प्रमाण पत्र देने का तुम्हें कोई हक नहीं। अगली बार से जो सच है वही बात करे, अन्यथा आपको बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। उस दिन की बैठक के बाद मिहिर और तिलमिला गया। वह चाहकर भी उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं ला पा रहा था, क्योंकि चांद में दाग है कहना आसान है पर दिखाना उतना ही मुश्किल है। खैर, इस तरह के उठापटक के बीच एक वाकया और घटता है मनीषा के साथ, जो कि महिलाओं की ही लंबी जुबा का बोया हुआ था। किसी परिचित से बहुत समय बाद एक समारोह में मनीषा का मिलना होता है और फिर वही छीटाकाशी जो कि लगभग उसके साथ घट रही थी सुनने को मिलती है। उसे वह परिचित कहती है, मैंने सुना है तुम्हारा तलाक होने वाला है। नहीं तो अभी तो इस तरह की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो रहा है। मनीषा ने कहा, पर मुझे तुम्हारे ससुराल से किसी ने बताया कि तुम्हें एक दो दिन में तलाक के पेपर भेज सब खत्म कर दिया जाएगा। मनीषा ये सुनकर बहुत दुखी होती है, क्योंकि वह तो यह सब होने के बाद भी उस घर में वापस जाने की मनसा बनाई हुई थी। पर वहाँ के लोग इस तरह कैसे कर सकते हैं, सोचकर वह विचलित हो जाती है और पता करती है कि यह बात किसके द्वारा कही गई है। जब उसे मालूम होता है कि यह उसकी ननंद द्वारा कहा गया, तो वह बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि ननंद भाभी में हमेशा से रिश्ता खटास का होता है। पर मनीषा ने कभी भी अपनी ननंद की किसी बात को दिल से नहीं लिया था। वह तो हमेशा उसका अच्छा सोचती थी और यही समझती थी कि शायद वो भी उसके प्रति अच्छी भावना रखती है। पर अब मनीषा, जो कि एक घायल शेरनी का रूप लिए हुए थी, तो वह तुरंत अपनी ननंद को फोन करती है। उसके फोन न उठाने पर वो उसके पति को फोन लगाकर कहती है कि आपकी पत्नी मेरे लिए इस तरह की बातें क्यों कर रही है, और जब आप लोग उस घर से दूर है तो मेरे विषय में उल्टा सीधा कहने का आपको कोई हक नहीं बनता। जिसे सुनकर उसकी ननंद और उसके पति को बुरा लगता है और वो उससे किनारा कर लेते हैं। अब इन सब से मनीषा का मन एकदम दुनिया से विपरीत हो जाता है और वह विरक्ति की ओर बढ़ जाता है। उसे दुनिया बेमानी लगने लगती है और वह सब छोड़कर कहीं दूर घूमने का मन बना लेती है। दूसरों की सेवा में अपना बचा समझ जीवन बिताना चाहती है। इस बात को बताने के लिए वो अपने परिवार के गुरु को बताती है कि मैं अब और लड़ना नहीं चाहती, अब मैं दुनिया से दूर जाना चाहती हूँ। पर कैसे? उसके गुरु की वाणी में भगवान बोल रहे हो। उसे कहते हैं कि आखिर बस आखिरी बार और देख लो, सब ठीक होगा। उनकी बात मान इस बार आखिरी समझ में समाज की बैठक में शामिल होती है। अगली बैठक में सब जोर दे रहे हैं कि मनीषा की गलती नहीं है, आप उसे अपने साथ ले जाए, कोई तरक ही नहीं। पर मनीषा के ससुर उठ के कहते हैं कि ये शुरू से ही आई है, तो बस घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, सब जगह बुराइयां करती है और हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं करती। मुंह उठाए कभी भी घूमती है, अपने मन के कपड़े पहनती है, घुटनों से ऊपर तक के कपड़ों में वो ससुराल में घूमने निकलती है। बताइए हम इसे कैसे रखें? मनीषा, जो एक संस्कारी लड़की है, उससे इस तरह के सब सहन नहीं होते और वो उठकर खड़ी हो जाती है। बस पिताजी, बस, अगर आप लोगों को नहीं ले जाना साथ तो ना ले जाए, पर इस तरह का कोई भी इल्जाम ना लगाए जिसे आप सच साबित ना कर सके और जिसे आपके मुंह से सुनकर हमें आपके ऊपर तरस आए। और जोर जोर से रोने लगती है। सभी तरफ अफरा तफरी है विचारों की।
और पता नहीं क्यों मनीषा के शब्दों ने मनीषा के ससुर के हृदय में सोए हुए जमीर को जैसे झकझोर दिया है, और वो स्वयं ही हाथ जोड़े सबके सामने माफी मांगने लगती है। बेटा, हमें माफ कर दो, तुमने ये सब कुछ नहीं किया, हमारी गलती हो गई। मैं जल्द ही सबसे विचार विमर्श कर तुम्हें पुनः लेने आता हूँ। और आखिर समाज के दबाव में और मनीषा की सच्चाई जीत गई। सबका मन, सबके चेहरे पर निश्चिंता थी कि शायद अब सब ठीक हो जाए। इस तरह मनीषा के ससुर द्वारा दिया गया आश्वासन सबको निश्चितता से भर गया। लेकिन यह आश्वासन मनीषा के मन में सवालों का सैलाब ले आया था कि आखिर एकदम से कैसे ये लोग मुझे ले जाना चाहते हैं। कल तक जो मेरे पूर्ण विरोधी थे, आज अचानक कैसे संभव है। उनके लिए आखिर कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर होगा, वरना ये लोग इस तरह नरम दिल तो नहीं हो सकते। इस तरह के सवालों से जूझती और स्वयं को तसल्ली देती कि सब ठीक ही होगा। जब ये दिन देखी है तो इससे बुरा भला क्या हो सकता है। यही सोच वो समय के चक्र को चुप कर देखने लगी। कुछ समय बीता और मनीषा के ससुर भी आ ही गए आखिर उसे लेने के लिए। लेकिन वो अब मनीषा को नहीं, अपनी समाज में हो रही बेइज्जती को रोकने आए थे। उन्होंने पूरी तैयारी की थी अपने घर के कांटे को निकालने की। उन्होंने एक करारनामा बनवाया था जिसके अनुसार मनीषा को अपने घर जाने की शर्त ये रखी गई थी कि उनके बेटे मिहिर से उसका कोई संबंध नहीं होगा, और ना ही वो उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं जाएगी, ना ही किसी भी तरह का कोई काम वो उनकी मर्जी के बिना करेगी। उसका पहनना, खाना, रहना सब उनका अधिकार होगा। वो उनके बेटे के जीवन से कोई सरोकार नहीं करेगी, अलग रहेगी, और उसे उसके जीवन के लिए सिर्फ जरूरी वस्तुओं की ही पूर्ति की जाएगी। कुल मिलाकर वो एक बहू नहीं, बल्कि अब की बार एक मजदूर उम्र भर के लिए बंदी करके ले जाना चाहते थे, ताकि उनके बेटे का रास्ता खाली हो जाए और समाज में हो रही उनकी बदनामी पर अंकुश लग जाए। इस तरह के करारनामे को देख मनीषा को अपने जीवन की राहें आसान न लग रही थी, पर उसके पास कोई भी विकल्प न था, क्योंकि उसे पहले सब कुछ छोड़ अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीने का विकल्प मिला था, मिहिर को तलाक देके। लेकिन मनीषा ने उस विकल्प को नहीं चुना था। उसका कहना था कि मैं सब कुछ कर लूंगी पर मिहिर को तलाक नहीं दूंगी। पता नहीं क्यों, पर मनीषा का ये निर्णय सभी की समझ से परे था कि जब उसके ससुराल में कोई भी नहीं चाहता जिसके साथ उम्र गुजारनी है, उसको तुमसे मतलब नहीं, फिर भला उसके साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता मनीषा क्यों रखना चाहती थी। भला क्यों वो अपनी बाकी बची जिंदगी भी मुश्किल में गुजारना चाहती थी। खैर, किसी के भी जीवन का निर्णय कोई और भला कैसे ले सकता है। उसे बस समझाया जा सकता है कि क्या उचित है क्या अनुचित। सो उसके घर वालों को भी ये करारनामा समझ नहीं आ रहा था। वो स्वयं भी चाहते थे कि वो इसे ना माने, पर मनीषा उनके करारनामे के मुताबिक उनके साथ जाने को तैयार हो गई। सब आश्चर्य में पड़ गए कि ये निर्णय तो खुद खुशी करने की तरह है, पर मनीषा किसी की बात नहीं सुनना चाहती थी। शायद उसने उसी घर में जीवन बिताने का फैसला कर लिया था। असल में मनीषा अच्छे से समझ गई थी कि ये जो भी करार लाई है वो इसीलिए कि मनीषा उसे ना माने और उसके एवज में उसे तलाक देना पड़े और उनका बेटा आजाद हो जाए, किसी की जिंदगी तबाह करके। पर मनीषा, जिसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया था, इसीलिए अब वो मिहिर को भी मुक्त नहीं करना चाहती थी, और उसके लिए वो उनकी सभी शर्त मानकर ससुराल आ जाती है। मनीषा अपने घर में अकेले अपने बच्चों के साथ रहती है, ना ही किसी से मिलना और ना ही किसी से बोलना यह उसकी शर्तों में लागू था, तो उसी मुताबिक जीवन गुजारने लगी। मगर यह आसान ना था। हर समय सिर्फ ताने और तिरस्कार नजरों से उसे देखा गया। उसके ससुराल के लोगों की आंखों में एक चमक आई जो उसे पल पल जलील करके उनकी धीमी मुस्कुराहट का जहर मनीषा पर फैलाना उनके ध्येय बन गया था। हर समय बस काम करना, गूंगे बहरे के समान चुप रहना और एवज में 2 वक्त की रोटी।
कितना कठिन समय था वो मनीषा का, जब उसे उसकी सास बुलाए तभी वह अपने घर से उनके घर जाए, जो वो दे वही खाए। हाय रे भाग्य को भी तरस नहीं आ रहा था उस पर। और उस समय जो भी घटनाएं घटती जा रही थी वह मनीषा को और मजबूत बनाते जा रही थी। धीरे से समय निकला जा रहा है। अब मनीषा के देवर की शादी है। अब उस घर में बहू आने वाली है, क्योंकि जो उनके घर पर है वो बस एक दासी ही है। अपनी अपनी किस्मत भाग्य से समझौता कर मनीषा देवर की शादी के सभी कामों में लग जाती है। वैसे देवर की शादी से भी उसकी सास ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि यह शादी उनकी पसंद से नहीं बल्कि उसके देवर की मर्जी से हो रही थी। पर एक बहू जो वो अपनी पसंद से लाई थी, उस बेटे का हाल वो अच्छी तरह देख चुकी थी, सो दोबारा वही गलती वो दोहराना नहीं चाहती थी। उनके दोनों बेटे की जोड़ियां एकदम विपरीत थी। मनीषा जितनी ही सुंदर पूनम के चांद जैसा सुंदर सा रंग और मिहिर सांवला सा साधारण नैन नक्श का था, उसी तरह मनीषा का देवर उतना ही सुंदर दूध की तरह सफेद और उसकी बीवी का रंग श्याम और चेहरे की आभा भी निस्तेज। कोई भी उनके घर की विपरीत जोड़ियों को देख सोच में जरूर पड़ जाता था। वैसे कहा जाता है रंग रूप मायने नहीं रखते, व्यक्ति गुणी होना चाहिए, पर इस तरह भी ये जोड़ियां विपरीत ही नजर आती थी। मनीषा जितनी कर्मठ, मेहनती और हर हाल में प्रसन्न रहने वाली, जिम्मेदारी संभालने में भी कोई उसके आगे ना आता, और मिहिर विपरीत, कामचोर और लापरवाह किस्म का। इसी तरह सारी खूबियां उसके देवर में भी थी, और देवरानी उतनी ही अलाल बेबाक थी। कुल मिलाकर सब कुछ विपरीत ही था, पर मन मिले तो जग मिले, बस यही सब था जो मनीषा की सास को सब्र दे देता था। छोटी बहू के आने से मनीषा की सास अब हर वक्त मनीषा को नीचे दिखाते रहती, हर कार्य मनीषा से करवाती, पर तारीफें छोटी बहू की होती। खैर मनीषा तो वहां के हर रंग से वाकिफ थी, तो उस पर इन सब का कोई प्रभाव ना होता। अब कुछ समय बाद छोटी बहू के भी बच्चे हो जाती है। अब बारी आती है बच्चों में भेदभाव की, जिसे देख मनीषा के मन में तकलीफ होती है, पर वह फिर भी चुप है। मनीषा जिसने अपनी ससुराल में किसी से कभी भी कोई शिकायत नहीं की, बस अपने काम से काम रखती थी, वही करती जो करने को कहा जाता। वही उनकी देवरानी इस तरह से मनीषा की सास के साथ व्यवहार करती जैसे मनीषा की सारी खुनस उसमें समा गई हो। जरा सी बात पर जवाब उसके मुंह पर रखा होता। काम करने में भी कोई रुचि नहीं, जितना मन करे उतना ही करना, बाकी का यूं ही पर छोड़ आराम करने चले जाना। जितना सुख और सम्मान मनीषा की सास को मनीषा से मिला था, उतना ही अपमान उसे अपनी छोटी बहू से प्राप्त हो रहा था। शायद भगवान उन्हें उनकी गलती की सजा देने के लिए ही इस तरह का संजोग बना रहे होंगे। कहते भी है कि हम जो दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमें वापस प्राप्त होता है, तो वही हो रहा था, बस माध्यम अलग हो चुका था। मनीषा को स्वयं के साथ किए गए व्यवहार का बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे तो वो अपना मुकद्दर मान चुकी थी, लेकिन उसके बच्चों के साथ जो हो रहा था उसका विरोध करने का उसमें साहस तो नहीं था, पर सहने की शक्ति भी नहीं थी। जहां देवरानी के बच्चों को राजसी ठाट दिया जा रहा था, वही उसके विपरीत उसके बच्चों को खाने के लिए भी नपा तुला ही मिलता, और बच्चों को खेलने के लिए महंगे महंगे खिलौने वही मनीषा के बच्चों को जरूरत की चीजों में भी समझौता करना पड़ता। आखिर बच्चों को तो नहीं पता कि ये सब क्या है, वो तो इतने मासूम होते हैं कि भोलेपन में पूछ ही बैठते मनीषा से कि ये क्या है, पर मनीषा उन्हें बहला देती और अपना मन महसूस कर बच्चे रह जाते। कुछ भी किसी भी प्रकार का खाना बच्चों के लिए लाया जाता तो हमेशा मनीषा के बच्चों के लिए स्पेशल कुछ ना होता, वो तो दूसरे बच्चों को खिला दिया जाता, और कुछ भी मनीषा के बच्चों को भेज दिया जाता, बचा कुचा खाना। इसी तरह कपड़ों से लेकर घर की हर चीज पर और हर जगह अपने बैठने से लेकर उनसे पक्षपात किया जाता, मानो ये बच्चे मनीषा के अकेले ने ही जने हो और उनके अंदर इनके खानदान का खून ना हो। पर मनीषा हर बार अपने बच्चों को सही दिशा में मोड़ देती,
जैसे खाने पीने के लिए कहती कि सेहत के लिए यही अच्छा होता, पहनने के लिए कहती कि इससे शालीन ही नजर आते हैं, घूमने फिरने के लिए कहती कि घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, मन पढ़ाई में ज़्यादा जरूरी है। और बच्चे उसकी बात मान भी जाते, क्योंकि उनमें जो संस्कार थे वो थे मनीषा के। मनीषा का बड़ा बेटा जरूर मनीषा से सवाल कर बैठता कि आखिर इसका कारण क्या है, घर में सबको उसको इस तरह से क्यों झुकाया जाता है। जिस पर मनीषा ने उसे हमेशा यही कहा कि बेटा, अगर मैं तुमको कुछ कहूंगी तो शायद तुम्हें ये गलत लगे, और शायद तुम्हें लगे कि मैंने अपने ही पक्ष में कोई बात करी है। इसीलिए आप सुन देखते जाओ, क्या सही है क्या गलत, और गलती किसकी है, तुम्हारे विवेक को खुद ही पहचानने दो। और वही हुआ। समय अपनी गति से चलता गया और आज बच्चे थोड़े बड़े हो गए, जिसमें बड़ा बेटा 14-15 साल का हो गया। किशोरावस्था की दहलीज पर उसे सही और गलत का कुछ तो एहसास हो चला। गलतियां जानने के बाद भी किसी को अपशब्द कहना उसके संस्कार में नहीं था, क्योंकि मनीषा ने जहां सारा जीवन बिना गलती के सजा गुजारने में बिता दी, वहां उसे ये कैसे मंजूर होता कि कोई उसकी परवरिश पर उंगली उठा सके। उसने अपने बच्चों को कभी उनके पिता का असली रंग नहीं दिखाया। उसका मानना था कि बच्चों के मन में कभी भी नफरत नहीं आनी चाहिए। लेकिन समाज के लोगों का मुंह भला क्या बंद कराया जा सकता है। वो तो बार बार मिहिर की करतूत का ताना उसके बेटे को दिया करती। गांव में कहीं भी जाता मिहिर के दोस्त ही उसे नीचा दिखाने के लिए सवालों का प्रहार करते। क्यों, तेरे पापा घर आते हैं क्या, तेरे घर पर रुकते हैं क्या, इस तरह के सवालों के तीखे बाण फेंकते, जो उसे चुभते भी और जिन्हें सुन सुनकर उसे अपने पिता का चेहरा समझ आने लगा था। कोई उसे ताना मारता तो कोई उसे उसके पिता की करतूत बतलाते, तो कोई उसकी माँ के लिए हमदर्दी के बोल बोल जाते। ये सब उसके कोमल मन में इस तरह जगह बना लिए थे कि एक बार उसने अपनी माँ मनीषा से कह दिया कि माँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे सकूं, पर माँ तुम कभी भी मुझसे ये उम्मीद ना करना कि मैं अपने पिता को दोबारा तुम्हारे जीवन में आने दूं। इस बात से मनीषा बेचैन थी कि उस गांव के लोग कहीं उसके बेटे को भ्रमित कर उसे गलत रास्ते पर ना मोड़ दे। उसके बच्चे ही उसके जीवन के आधार थे। उन्हीं के कारण उसने ये वनवास और बंधुआ मजदूरी स्वीकार करी थी। कहीं उनमें कोई दोष न समा जाए, वरना फिर तो सारी दुनिया उसकी परवरिश पर उंगली उठाने लगेगी। उसकी सास तो बचपन से ही बच्चों को रोका टोका करती आई थी। उनके बेटे का किया हुआ उसका बदला वो उसके बच्चों से लेती और बार बार यही कहती, आज नहीं रोकेंगे तो कल ये तकलीफ देंगे। पर मनीषा को अपनी तपस्या पर पूरा विश्वास था कि अब उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं आएगा। उसके बच्चे दुनिया की खुशियों के मोहताज नहीं होंगे, वो खुद ही अपना जीवन बनाएंगे और दुनिया को कुछ करके दिखाएंगे। इस सब के पीछे मनीषा का अपने प्रभु से के प्रति विश्वास था, क्योंकि जब वह मझधार में फंसी थी तब किसी ने उसका साथ न दिया था। सब साथ मिला था तो प्रभु का, उन्होंने उसका हाथ थामा था। ये सच है कि इंसान जब मुश्किल में होता है तो उसे भगवान याद आते हैं। पर मनीषा जब मुश्किल के दौर से गुजर रही थी तो उसका विवेक शून्य हो चला था। तब भगवान ने स्वयं उसे अपनी याद दिलाई। उसे जो भी मिलता उनकी आराधना करने की सलाह देता, और मनीषा वो सब कुछ करती जो उसे भगवान से जोड़ने की कारगर साबित होता। उसने क्या नहीं किया, अपने मन की शांति के लिए दुखों से भरपूर जीवन में किसी से शिकायत ना करके उसने प्रभु की शरण में को ही उचित माना और लग गई उनकी भक्ति में। हर मंगलवार शनिवार उनकी उपासना, दिन में 5-5 बार उनका पाठ, जोत जलाना, स्मरण करना, व्रत करना, कुछ भी ना रह गया होगा जो उसने ना किया हो, और उसे इसका परिणाम भी प्राप्त हुआ। उसे मिली मन की शांति। अब उसकी नजरों में सारे मायने ही बदल गए। उसे किसी भी प्रकार की चाहत न रह गई। कुछ भी घटित होता तो उसमें उसे प्रभु द्वारा उसके लिए किए गए अच्छे कार्य ही नजर आते। जैसे आने जाने की रोक को लेकर उसे महसूस होता कि उसके प्रभु ने ही उसे किसी और लांछन से बचाने के लिए किसी से उसका मिलना जुलना बंद करवाया होगा, या फिर उसको उसकी सास द्वारा कहे गए हर कार्य में प्रभु द्वारा उसका अच्छा होना दिखने लगा। और वाकई अब वह हर हाल में खुश थी।
इसी तरह से दिन बीतते जा रहे हैं। मनीषा अपने कार्य करती रहती है और दुनिया की सभी बातें भूल बस रात दिन प्रभु की भक्ति में रमी रहती है। यही तो अब उसे जीने का सहारा है। उसने आखिर उन्हीं को अपना पिता मान लिया है। वो भी अपनी कृपा हर वक्त उस पर बरसाती हैं। जब भी किसी चीज की कमी का उसे एहसास होता है वह उनसे कहती है और उनकी माया किसी भी जरिए से उसे प्राप्त करवा ही देते हैं। इसी तरह से मनीषा अब जीवन के भोगों से संतुष्ट हो चुकी है। अब उसे किसी की बातें ना ही बुरी लगती है ना ही चुभती है, क्योंकि उसने वो संतोष प्राप्त कर लिया है जो शायद हर किसी को प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि अब उसे मिहिर के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर मिहिर मनीषा को अपनी जिंदगी से निकाल बहुत खुश है। वो अपने जीवन की उन सभी इच्छाओं के पीछे पागलों की तरह दौड़ा चला जा रहा है। उसे लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, जैसा हमेशा से खोजता आ रहा था उसे उसने प्राप्त कर लिया है, जबकि ये तो एक छलावा ही था जो कि थोड़े दिनों के सुख की अनुभूति मिहिर को करवा रहा था। जीवन अपनी गति से निर्झर की तरह बढ़ता चला जा रहा है। अब दोनों के नीरस जीवन में किसी के होने ना होने का कोई महत्व नहीं था। सच ही है, महत्व होता भी तो किसका। आखिरकार दोनों ने ही अपनी अमूल्य धरोहर को ध्वस्त कर दिया था। मिहिर के लिए मनीषा किसी बंधन से कम नहीं थी। तभी वो जीवन से बंधा हुआ था। अब वो स्वच्छंद है। हाँ, स्वतंत्र ही तो है। अब ना कोई आगे बढ़ने को कहेगा, ना अब कोई जिम्मेदारियां होगी। बस एक बंजारे की तरह जीवन बढ़ता रहेगा, जिस तरह जानवर जो कि जीवन जीता है। पर क्यों? क्या करना है? क्यों जीवन है? कोई भी उद्देश्य नहीं। उसी तरह अब मिहिर का जीवन बिना किसी उद्देश्य के निरर्थक ही प्रतीत होने लगा था, और इसका आभास शायद उसे स्वयं नहीं था। जिस तरह पानी जब थम जाता है तो उसमें सड़न पैदा हो जाती है, ठीक वैसे ही मिहिर का जीवन भी सड़न से भर चुका था, जिसकी बदबूदार घुटन में बस उसे घुटना था। और ईश्वर का इंसाफ तो देखो, वह उसकी सिकन भी अपने चेहरे पर नहीं ला सकता था। जिस तरह मनीषा घुट रही थी वह अपनी घुटन किसी को नहीं बता सकती। ठीक वही मिहिर के साथ भी घट रहा था, पर वह सच्चाई से इतनी दूर निकल गया था कि अब लौटना मुश्किल था। खैर, जिस तरह नदिया की धार आगे बढ़ती है तो रास्ता स्वयं निकलता है, ठीक वैसे ही इनका जीवन भी स्वयं रास्ता बना ही लेगा। इसी विचार के साथ मनीषा का जीवन बढ़ रहा था। इसी बीच कुछ वो घट रहा था जिसको मनीषा सिर्फ महसूस कर रही थी। कभी मिहिर का सामने आना और उसके द्वारा अपनी नजरों को झुका लेना, कभी मनीषा को देखते ही मिहिर का छुप जाना, कभी बिना कहे नजरें मिल जाने पर अजनबी बनना। बहुत कुछ हो रहा था जिसे मनीषा मन ही मन रोमांचित हो जाती। यूं प्रतीत होता मानो नए प्यार की शुरुआत है। पर इस बार नायक सो मनीषा थी और नायिका के रूप में वो मिहिर को पाती, जो उसी नायिका की झिझक और छुपाती नजरों के सामान खुद को मनीषा से दूर करने में लगा हुआ था। अब मनीषा को बस इंतजार था जीवन के आगे बढ़ने का, ईश्वर के द्वारा आने वाले नतीजे का। और नतीजा जल्द ही सामने आया। मिहिर जिस लड़की मानसी से के प्यार में था, उस लड़की ने ही उसको छोड़ दिया और उसने किसी और से शादी भी कर ली। अब मिहिर को समझ आया कि उसने मनीषा के साथ कितना गलत किया था, अपने बच्चों के साथ कितना गलत किया। अब वह सुधरना चाहता था। वह मनीषा के पास और अपने बच्चों के पास आना चाहता था, पर उसे एक झिझक थी। कहीं मनीषा उसे ना अपनाए, कहीं बच्चे उसे ना अपनाए। उसने कर्ज लेकर एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और पूरी मेहनत से वह अपने काम में लग गया। मनीषा यह सब देख रही थी और बच्चे भी देख रहे थे। अब मनीषा ने भी मिहिर को माफ कर दिया और धीरे धीरे बच्चे भी अपने पापा को माफ करने लगे। एक दिन में मिहिर हिम्मत करके मनीषा और बच्चों के पास आया और उनसे माफी मांगी। बच्चों ने और मनीषा ने मिहिर को एक और मौका दिया और पूरा परिवार खुशी खुशी आज अपने घर पर है। और मिहिर भी सच्चे हृदय से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ है। मनीषा की तपस्या सफल हुई। वे कहते हैं ना, भगवान के घर देर जरूर है पर अंधेर नहीं। मनीषा का विश्वास जीत गया। आज मनीषा का बड़ा बेटा एक डॉक्टर है और मनीषा की जुड़वा बेटियां दोनों की उन्होंने शादी कर दी है। दोनों अपने परिवार में, अपने ससुराल में खुश है और मनीषा और मिहिर भी दोनों साथ साथ खुश हैं।